मेडिकली क्या इम्पोर्टेंस है फोर्थ ट्राइमेस्टर की? व्हाई इज इट सो क्रूशियल? So you have two new people who are absolutely at loss, no experience. सांस लेना नहीं आता है, सोना नहीं आता है, दूध पीना नहीं आता है, सर्वाइवल के लिए खाना तो ज़रूरी है, वो भी नहीं आता है. ये एक्सपीरियंस है लोगों के पास, बट उसके पीछे का साइंस नहीं है. एज अ न्यू मॉम व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट? कितना सोएगा बच्चा, कितना नहीं सोएगा? सोना तो बहुत होता है उसको, पर हम सोने देते नहीं हैं. बच्चे को सोना आता नहीं है, हम नीचे सुलाते हैं, वो रोने लगता है, फिर हम ब्रेस्ट पे लगाते हैं, ब्रेस्ट पे वापस सोता है, फिर हमें लगता है अरे सो गया, फिर हम नीचे लेटाते हैं, फिर वो रोने लग जाता है. इस चक्कर में बच्चा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है. सबसे मैजिक सोल्यूशन, कोलिक हो रहा है, बच्चा सो नहीं रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, कुछ भी हो रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो रहा है, अपने ऊपर लेटा लो. कॉन्टैक्ट नैपिंग इज द मैजिक सोल्यूशन इन फर्स्ट 45 डेज. यूजली इस एज में बच्चा कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस पकड़ते रहता है, बट वो भी मतलब अगर बच्चा प्लेफुल एक्टिव है, सुसु कर रहा है, दूध पी रहा है और इन बिटवीन फीवर स्पाइक्स प्लेफुल है, तो वी आर फाइन विद इट. जस्ट स्टे अंडर योर लोकल डॉक्टर्स फॉलो अप. बट वो इम्पॉर्टेंट है, वो इम्यूनिटी बिल्डिंग है, वो होना चाहिए. किसी को नहीं हुआ है तो स्ट्रेस मत लेना. एक जिंदगी जिसे 9 महीनों तक आप अपने अंदर रखते हैं. While eating, sleeping, walking, you just focus on one thing, that this life inside you is safe and sound. और जब वो ही जिंदगी एक एंजल सी शक्ल लेके आप अपने हाथों में पहली बार लेते हैं, there is no feeling in this world that is more special. Hello everyone, welcome to the 3rd episode of our very special series, The Parenting Playbook. आई एम रूहानी और आज हम पेरेंटिंग के उस एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे जो सही मायनों में पेरेंटिंग की शुरुआत है. दैट इज़ वंस द बेबी अराइव्स इन दिस वर्ल्ड. नाउ लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस फेज ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस बट अ लॉट ऑफ challenges and most of us are not ready for this phase. To be very honest, I already get a lot of panic attacks. But hopefully we will solve this issue today. We will talk to a very, very special guest who will help us figure out this phase. Please welcome Dr. Madhavi Bhardwaj, an experienced pediatrician and very, very popular on social media, very fondly known as Bachcho Ki Doctor. Thank you for having me. And I am really looking forward to have this conversation with you today. I have so many doubts. I'm sure, new mother. Yes, I have like plenty of questions. Huge list, fire away. I am looking to have all of them answered. Yes, you'll get all your answers today. So doctor, start करते हैं chronologically for the benefit of our audience as well. Let's start with the first 3 months after the baby is born, the 4th trimester. Yes. So medically क्या importance है 4th trimester की? Why is it so crucial? See, 4th trimester is 2 people adjusting to a lot of new things in their life. ठीक है, तो एक बच्चा तो न्यू बॉर्न है, सबको पता होता है नया बच्चा पैदा हुआ है, उसको सब सपोर्ट चाहिए, उसको सांस लेना भी नहीं आता है, जो कि बेसिक नेसेसिटी है इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए. सांस लेना नहीं आता है, सोना नहीं आता है, दूध पीना नहीं आता है, सर्वाइवल के लिए खाना तो ज़रूरी है, वो भी नहीं आता है. बट देयर इज़ वन अनदर पर्सन, अ न्यू मदर, शी इज़ ऑल्सो बॉर्न द सेम डे. माँ तो उससे पहले नहीं थी ना, आप उस दिन बने हो, तो तुम एक माँ भी नया बच्चा होता है और एक नया बच्चा तो है ही. सो यू हैव 2 न्यू पीपल हु आर एब्सोल्युटली एट लॉस, नो एक्सपीरियंस. अब सेकेंड टाइम कोई पेरेंट बनता है तो फिर भी कुछ इंक्लिंग होता है कि क्या होने वाला है, बट फर्स्ट टाइम जो माँ बना है वो बिल्कुल उसको नहीं समझ आ रहा होता है. उसको दर्द हो रहा होता है, स्टिचेस या नीचे वजाइनल डिलीवरी है या सिजेरियन है, दोनों ही बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं. एक्चुअली बोलते हैं माँ का भी दूसरा जन्म हुआ है. इट इज़ दैट डिफ़िकल्ट अ पीरियड दैट शी हैज़ sailed through with smile and tears and whatever. But जो भी है, माँ she is recovering medically from a huge thing, चाहे वो 6 layers कट के बच्चा बाहर आया है या फिर वो वजाइनली आया है. उसके बाद she has a lot of pressure on her head because she wants to do everything perfect. She knows breast milk is the best thing for my baby, but she doesn't know how to latch this child, how to make him full. बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इधर उधर से आ रहा होता है. उसका कंफर्ट जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, हमें लगता है कि
हम अपने हिसाब से कंफर्ट देंगे तो हम गर्मी में भी रखते हैं, कपड़े भी बांध के रखते हैं, वही है, एक्सपीरियंस है लोगों के पास, बट उसके पीछे का साइंस नहीं है। तो कई बार मिसलीड होके हम कंफर्ट का भी नहीं ध्यान रख पाते हैं, नींद नहीं मिल रही होती है, एंड देन देस द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन अब चले गए हैं, तो बिल्कुल एक खालीपन फील करती है ये मदर, एब्सोल्युटली एट लॉस। तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल चेंजेस हैं, इमोशनल चेंजेस हैं, डिमांडिंग बहुत हो गया है ये समय, लेकिन उस लेवल तक आने में कि अब मुझे पता है मुझे क्या करना है, कैसे करना है, वो एडजस्ट होने में 3 महीने लगते हैं। इसीलिए इसको 4th ट्राइमेस्टर बोलते हैं। बेसिकली ट्राइमेस्टर का नाम शायद इसीलिए दे दिया है कि भाई दो उसको तवज्जो, थोड़ा इंपॉर्टेंस दो इस टाइम को भी, क्योंकि होता क्या है, जब तक जैसे यू हैव योर बेबी इनसाइड यू, या यू आर द सेंटर ऑफ वर्ल्ड अराउंड पीपल अराउंड यू At this point. एग्जैक्टली जैसे ही ये बच्चा बाहर आता है ना, वो जो पूरा सेंटर है वो पूरा बच्चे पे चला जाता I'm है। scared. नो, डोंट बी स्कैर्ड। आई एम श्योर ये हम पॉडकास्ट या ये हम कॉन्वर्जेशन कर ही इसलिए रहे हैं कि जो लोग देख रहे हैं, सिर्फ माँ नहीं, Yeah. माँ देख भी रही है तो फॉरवर्ड करो भाई अपने आसपास वाले लोगों को कि भाई माँ को भी उतनी ही अटेंशन देनी पड़ेगी। अम्बिलिकल कॉर्ड हमने कट कर दिया है, लेकिन माँ और बच्चा 2 साल तक कनेक्टेड रहते हैं। आजकल ठीक है वर्किंग मदर्स हैं, बाहर भी जाती हैं सब, बट फिर भी सबकॉन्शियस लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मेडिकल लेवल पे माँ और बच्चा कनेक्टेड रहते, इवन इफ द मदर डिसाइड्स टू नॉट ब्रेस्ट फीड कभी भी, 6 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, 2 साल तक, बट दोनों कनेक्टेड है। अगर माँ सेट नहीं रहेगी तो बच्चा अपने आप ही कॉम्प्रोमाइज़ होता है। इसीलिए मी बीइंग अ पीडियाट्रिशियन, आई स्पीक अ लॉट अबाउट मदर्स मेंटल हेल्थ, मदर्स फिजिकल हेल्थ, माँ का कंफर्ट। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ माँ से वो है, बट भाई वो सेट रहेगी तो ही मेरा बच्चा ठीक रहेगा। तो 2 न्यू पीपल learning so many new skills every day is going to be difficult, right? The 4th trimester is all about lot of comfort zone to be created around a mama and her newborn. I'm so glad you said that. And I really want all of the folks listening to this podcast to really focus on this point. Mothers should remain important even after the baby is born. They should. Yeah. बहुत ज़रूरी है। मेरे को लोग बोलते हैं कि मैम आपका वीडियो देख के तो मतलब ये कमेंट्स भी आते हैं, मैम आप बोलते हो माँ हमेशा ठीक है। माँ ठीक है, बहुत लेवल्स पे गलत भी हो सकती है, बट उसको वो समझाने का भी तरीका होना चाहिए। उसका मेंटल हेल्थ, उसकी खुशी आपके लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। बस वो मायने रखता है। सो आई थिंक मेरे तो ओपीडी में हमेशा आजकल बहुत चेंज हो गया। पहले सिर्फ मम्मियाँ आती थी बच्चे लेके, अब मम्मियों के साथ दादी भी आती है, मम्मी के साथ पापास भी आते हैं। तो सिर्फ माँ को नहीं समझाना होता है। माँ तो यूजुअली अपना बहुत R&D करके बैठी होती है, गूगल, ChatGPT, इंस्टाग्राम, सोशल, बट जो बाकी सपोर्ट सिस्टम है उन लोग को भी सेम नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। तभी तुम सब लोग सेम पेज पे होगे ना, तो आराम से गाड़ी आगे चलेगी, नहीं तो ये कीप ऑन बटिंग हेड्स आपस में ही। So it's very important. The knowledge should be with everybody in the house. Yeah, I think that awareness is there also now. Yes, people understand the entire ecosystem is built in such a way that it supports the mother as well. Yes, thankfully. So, doctor, आपने काफी सारी बातें करी, working moms, and we will talk about all of that. Let's actually talk in detail about each of these aspects, starting with something that becomes the center of a newborn's routine, feeding. And in the initial few months, there is exclusive focus on breastfeeding. Yes. Now, as a new mom, how would I know that this much is enough? Whether my baby is getting enough milk or not? Like, I'm literally starting from scratch. No Beautiful. idea. So, first thing, everybody needs to know कि breast से दूध आता है, ठीक है, लेकिन it is a mental game. सो वाई मदर्स मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि माँ जब खुश रहती है, बॉडी में स्ट्रेस नहीं होता है, तभी प्रोलैक्टिन जो कि दूध बनाने वाला हार्मोन है वो फ्लो कर पाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि मदर इज़ एट पीस। और एक न्यू मदर के लिए मेरा सीधा मैसेज है, इतना स्ट्रेस नहीं ले लेना है टू बी अ परफेक्ट मदर कि एक पहले दिन ही, मतलब मैं वर्कशॉप्स करती हूँ तो मेरी ब्रेस्ट फीडिंग वर्कशॉप में ऐसे मैसेजेस आते हैं, मैं ऐसा क्या कर लूँ कि day 1 पे मेरा दूध आ जाए। नहीं आता. And it is okay. Okay, so it doesn't come on day 1. Not for everybody. Okay.
Okay. सर्टन परसेंटेज ऑफ मदर्स विल नॉट हैव दैट मिल्क. अब कितना डिफिकल्ट डिलीवरी है. अब ये समझो ना कि डेट, जैसे डेट्स तुम सबको पता होता है कि मेरी ये तारीख है, डॉक्टर ने डिलीवरी के लिए दिया है. कुछ अनहोनी होती है और उससे 3 हफ्ते पहले बेबी आ जाता है. तो माँ की बॉडी तो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी ना अभी वहाँ जाने के लिए. तो उसका ब्रेस्ट या उसका ब्रेन भी अभी प्रिपेयर्ड नहीं था. वो प्रोलैक्टिन और दूध बनाना, सारे जो चीज़ें हैं, इट्स अ साइकिल, इट्स अ कैस्केड दैट गेट्स ट्रिगर्ड जैसे बच्चा बाहर आता है. तो अगर किसी भी कुछ कारण से अभी माँ की बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं थी, उसको समय लग सकता है. 7-10 दिन तक भी दूध आता है धीरे धीरे. तब तक आप अपने ब्रेस्ट पे लगाते रहो, क्योंकि इट्स अ डिमांड सप्लाई साइकिल. जितना बच्चा ब्रेस्ट पीता है, जितना सकल करता है, उतना ही दूध आता है. किसी कारण से अगर बच्चा निकू में है, वो है ही नहीं इस हालत में कि आपके ब्रेस्ट पे लगे, तो आप पंप करो, एक्सप्रेस करो, लेकिन जिससे ब्रेन में सिग्नल जाए कि भाई दूध निकाला जा रहा है तो मेरे को और बनाना है. सो पहली चीज़ तो है कि स्ट्रेस नहीं होना चाहिए माँ को. ठीक है, वो जो एक फिवरिशनेस है ना कि मैं परफेक्ट कर दूँ, इट्स ओके, यू आर ऑल्सो ह्यूमन. तुम भी बहुत मुश्किलों से आई हो, तो टेक इट स्लो एंड स्टेडी. दूसरी चीज़, लेट्स गो बैक टू लाइक 50 सम ऑड ईयर्स बैक. तब कोई पंपिंग नहीं हो रहा था, तब कोई बॉटल्स नहीं थे, कोई फार्मूला के डब्बे नहीं थे जिन पर लिखा था इतना महीना तो इतना ml दूध पीना है, राइट? सो यू नेवर सी एडिक्वेसी ऑफ मिल्क बाय द वॉल्यूम्स you are putting inside your kid. You see adequacy by the results. दूध जो भी जा रहा है, जितना भी जा रहा है, वो रिजल्ट क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उससे हम एडिक्वेसी देखते हैं. तब डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग होता है. अब कोई एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसको पता ही नहीं कितना ml जा रहा है बच्चे के अंदर, वो तो क्वांटिफाई नहीं कर सकते ना. तो उसका हम, और कुछ बच्चे होते हैं जो 10 मिनट में पूरा ब्रेस्ट खाली कर देते हैं. कुछ बच्चा 40 मिनट्स भी ब्रेस्ट पी रहा होता है, वो सोता है ब्रेस्ट पे फिर पीता है. न्यू बॉर्न्स ऐसे ही करते हैं यूजली. तो ये सारी चीज़ें कि दूध पूरा जा रहा है, मेरा बच्चा फुल है कि नहीं है, वो जानना है तो उसके रिजल्ट्स देखो. तो 3 क्राइटेरिया हम बोलते हैं. पहला है वेट गेन. तो वेट गेन 20 to 40 ग्राम्स पर डे इन फर्स्ट 3 months, वो भी शुरू के 10 से 12 दिन छोड़ के, क्योंकि शुरू के 10 दिन वेट लॉस होता है और वो हर बच्चे का होता है. किसी का कम, किसी का ज़्यादा, बट वो होना भी ज़रूरी है. किडनी, जो बच्चे की किडनी है, वो अपना फंक्शन इस्टेब्लिश कर रही है. सो वो दिन छोड़ के उसके बाद से 20 to 40 ग्राम्स पर डे का वेट गेन है. दूसरा यूरिन आउटपुट, क्योंकि जो पी रहा है उसी से सुसु बन रहा है, तो वो 6 to 8 टाइम्स हम मिनिमम बोलते हैं. यूजली बच्चे 10-15 बार सुसु कर रहे होते हैं. लाइक अगर आजकल तो हम डायपर्स यूज़ करते हैं ना, उसमें पता ही नहीं चलेगा. नहीं तो पता चल जाता है, बट यूजली वो थोड़ा थोड़ा चूचू करते हैं. तो वो एक डायपर जो फुल होता है उसमें 3-4 बारी का सुसु होता है. तो वो भी हम बोलते हैं हर 2 से 3 घंटे में आप चेंज करो, तो आपको पता चलता रहता है. नहीं, आपको अच्छे से जानना है, अब मत यूज़ करो डायपर, आप नैपी पहनाओ, वो गीला होगा, आपको पता चलेगा. 2 घंटे में ही 3-4 बार सुसु कर देता है बच्चा. तो वो यूरिन आउटपुट हमें पता चला. और तीसरा होता है कि बच्चा दूध पीने के बाद एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा सो रहा है या शांत है. तो सेशिएटेड है अगर बच्चा, तो मतलब आपने जितना भी दूध पिलाया ठीक है. एंड ये साइकिल में आते आते शुरू में आधे घंटे में भी बच्चा दूध पीता है, दूध पीते पीते सो जाता है, पूरा पेट भरा नहीं, फिर रोक के रोने लग जाता है. तो ये फिगरिंग आउट करने में माँ को, या जो भी, अगर पापा भी साथ में बहुत अच्छे से बड़ा कर रहे हैं बच्चे को और बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं, तो पेरेंट्स को और बच्चे को दोनों को टाइम लगता है साइकिल को समझने में. तो वो कुछ टाइम होता है. फर्स्ट 2 वीक्स सब बोलते हैं स्टे अंडर योर डॉक्टर्स फॉलो अप, सो दैट दे कैन गाइड यू. अगर कुछ भी आगे पीछे हो रहा है, वेट गेन एडिक्वेट नहीं है, बहुत एक्सेसिव वेट लॉस है, तो फिर हम इंटरवीन करते हैं कि आप अपना एक्सप्रेस करके दूध पिलाओ, या फिर आप एक ही साइड से पूरा ब्रेस्ट खाली करो, फिर दूसरे साइड पे जाओ. क्योंकि कई बार माँ 5 मिनट दूध पिलाती है, फिर बच्चा सो जाता है, दूसरी फीडिंग में दूसरे ब्रेस्ट पे लगा लेती है, तो बच्चे को सिर्फ 4 मिल्क मिलता है. 4 मिल्क इज़ द इनिशियल 5-6 मिनट आने वाला दूध, विच इज़ पानी एंड चीनी. मोस्टली इट इज़ फॉर द हाइड्रेशन. और 5-7 मिनट के बाद जो दूध आता है, दैट इज़ हाइंड मिल्क, विच इज़ रिच इन फैट्स एंड प्रोटीन्स. वही है जो वेट गेन करेगा, वही है जो बहुत देर तक बच्चे को सेशिएटेड रखेगा. सो दिस इज लॉट ऑफ ज्ञान बिहाइंड इट विच यू ग्रेजुअली फिगर आउट. अभी सुन के आई थिंक इतना नहीं समझेगा, बट व्हेन यू हैव दैट लिटिल वन इन योर हैंड्स, और जब वो रो रहा है और वो नहीं समझ रहा है, तब तुमको अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक एक ज्ञान क्लिक करता है. एक जगह पे वो मेरे वीडियोस तभी रोल करते हैं कि हाँ मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कल रात को और आप वही बोल रहे हो. सो स्लो एंड स्टेडी मदर एंड द बेबी विल फिगर आउट देयर वेज इनटू फीडिंग. बट मोटा मोटा वेट गेन, सुसु एंड 1-1.5 घंटा सो जाए बच्चा. Okay. Weight gain, susu, and sleep. हाँ, स्लीप, यस. And sleep. Now, as you mentioned, काफ़ी issues भी आते हैं कभी कभी. हाँ, बहुत इश्यूज होते हैं. लैचिंग इश्यूज हो गए, मिल्क सप्लाई इनफ नहीं है, या फिर ओवरऑल डिस्कम्फर्ट है मदर को भी कि समझ ही नहीं आ रहा. सो हाउ डज इट वर्क दैट
the mother is constantly in touch with the doctor during this time, or does she try to manage it alone? लकीली हमारा जो इकोसिस्टम है अराउंड अ न्यू मदर, जच्चा Yeah, बोलते हैं ना, yeah. बच्चा होता है तो आसपास काफ़ी बड़े लोग होते हैं घर के. अब मुझे पता है वहाँ पे मिथ्स भी होते हैं जो कि बस्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं. दैट इज़ वाई यू नो मी एज बच्चों की डॉक्टर. लेकिन बहुत अच्छा इकोसिस्टम है कि सपोर्ट सिस्टम मोस्टली बड़ों से नीचे ज्ञान आता रहता है. ठीक है, वहाँ कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम ठीक करते हैं और उसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना भी पड़ता है. बट कैसे पकड़ना है, कैसे ब्रेस्ट पे लगाना है, कैसे लैच करना है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आजकल हॉस्पिटल्स में भी लैक्टेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं. आपके डॉक्टर्स भी गाइड करते हैं. कुछ ब्रेस्ट फीडिंग बहुत फ्रेंडली हॉस्पिटल्स होते हैं, तो यू शुड ऑलवेज टॉक इट आउट विद योर पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट अगर कुछ हेल्प लगता है तो. दूसरा, 80% मदर्स को कुछ कुछ इंकलिंग घर में सपोर्ट है, किसी का कुछ लैच हो जाता है. रीमॉडलिंग ब्रेस्ट टिश्यू का या निपल का होना है. 45 डेज तो कुछ किसी को कम किसी को ज़्यादा, बट दर्द हो गया, छिल गया, ब्लड आ गया, वो सब प्रॉब्लम्स होते हैं. निपल जब बच्चा ठीक से लैच नहीं, बच्चे को भी बड़ा मुंह खोलना नहीं आता ना, वो निपल पकड़ता है, उसको ही खींचता है. निपल इज़ नॉट मेंट टू टेक एनी फ्रिक्शन. इट इज़ द एरियोला, जो निपल के आसपास डार्क अपना टिश्यू होता है, एरियोला, उस पर फ्रिक्शन आना चाहिए सारा. वो फिगरिंग आउट करने में के अब फिर वही है, हमारा पॉडकास्ट तो चलो एक कॉन्वर्जेशन है, बट देयर वर्कशॉप्स, वहाँ पे वीडियोस भी होते हैं सोशल मीडिया पे जो सिखा रहे हैं कि आप ऐसे ब्रेस्ट मॉडल पे सिखा रहे हैं. तो वो सब ज्ञान आजकल मदर्स लेती हैं. फिर घर के बड़े लोग भी काफ़ी इस चीज़ में गाइड करते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग कराया होता है किसी माँ ने, तो वो बेटर बता सकती है कि ऐसे पकड़ो, ऐसे. तो मोस्टली मैं बोलूँगी अगर 10 मदर्स मेरे पास शुरू के 10 दिन में आती हैं, उनमें से 3 to 4 मदर्स को लैचिंग इश्यूज़ होते हैं. तो आई थिंक 30 to 40% ऑफ देम विल हैव लैचिंग इश्यूज़ जो कि उनसे खुद से नहीं सॉर्ट हो रहे हैं. बट प्रॉब्लम जो आई थिंक आई वुड वांट टू टॉक अबाउट इज़, जैसे ही माँ लैच कराने बैठती है, हर बच्चा अलग होता है. कोई ज़ोर से रोता है, कोई बहुत अच्छे से ब्रेस्ट पकड़ता है, बट वो जो एक पैनिकी सिचुएशन अराउंड द मदर इज़ क्रिएटेड ना, कि रो रहा है रो रहा है रो रहा है, वो बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देती है. एंड दैट इज़ व्हेन बॉटल्स ऑल्सो गेट इंट्रोड्यूस्ड, फार्मूला ऑल्सो गेट्स इंट्रोड्यूस्ड, जबकि माँ का दूध आ रहा होता है. तो धीरे धीरे इट इज़ अ डिमांड सप्लाई साइकिल. अगर आप बच्चे के रोना सुन ही नहीं पा रहे हो, इतना भी पेशेंस नहीं है कि वो बैठ के अपना पॉस्चर ठीक करके बच्चे को ब्रेस्ट पे लगाए, तो ऑब्वियसली फिर उसको फार्मूला मिल जाएगा. धीरे धीरे माँ का ब्रेस्ट नहीं, अगर दूध निकलेगा बाहर तो ब्रेन में सिग्नल जाता है बच्चा दूध पी नहीं रहा है, तो उसका दूध कम होना शुरू हो जाता है. और फिर वहाँ डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं, मेरा तो शायद दूध कम है. तरीके हैं, दूध वो निप्पल बीच बीच के ऐसे दबा के चेक करते रहते हैं. भाई निप्पल इज़ जस्ट एंड ऑफ अ डक्ट्यूल, उसमें दूध नहीं होगा, बट वो दबा के बोल देते हैं. हॉस्पिटल्स में कई बार बोल देते हैं तेरा तो दूध नहीं आ रहा. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. और 4th ट्राइमेस्टर इज़ वेरी सेंसिटिव जोन फॉर अ न्यू मदर. आपने जो बोल दिया ना वो सच में मैनिफेस्ट कर देगी उसको. इफ़ शी इज़ स्माइलिंग इट इज़ बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड हर. इफ़ शी इज़ क्राइंग, पीपल अराउंड हर नीड टू वर्क मोर ऑन हर. क्योंकि तुम मतलब एक नई माँ अंदर से बिल्कुल खोखला फील कर रही होती है, एट लॉस. और सारा ना वो ये इंसाइट नहीं होती कि ये सिर्फ 3 महीने हैं, ये सिर्फ 45 डेज़ है. वो आई थिंक एक सेकेंड टाइम मदर को फिर भी बेटर होता है. फर्स्ट टाइम मदर को ये लगता है मैंने क्या कर लिया अपने साथ, ये क्या हो गया मेरे साथ. शीशा देखना अच्छा नहीं लगता, कपड़े फिट नहीं आ रहे होते हैं, सुसु पॉटी करने में प्रॉब्लम हो रही होती है, हंसने में स्टिचेस पेन कर रहे होते हैं. सो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जोन फॉर सम ऑफ देम. ठीक है, तो उस टाइम पे जितना सपोर्ट हम दे सकते हैं, चाहे वो लैच है, नहीं समझ आ रहा है घर, माँ को इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रांग होता है. सो पूरी प्रेगनेंसी में कितना, आई डोंट नो, तुम भी फील कर रही होगी, इमोशनल जो हमारे सेंटर्स है ब्रेन के बहुत हाइटेंड हो जाते हैं. रैशनल, याद रखना, लॉजिक, रीजनिंग, ये सारे ब्रेन खुद ही बोलता है इसका काम नहीं है, अभी तुम मम्मी बनो बस. ठीक है, तुम एंटरप्रेन्योर बाद में बन जाना. तो ऐसा होता है कि वही चीज़ बहुत ज़्यादा हाइटेंड, तो यू फील ऑल द इमोशंस अ लॉट. और उस चक्कर में फिर बुरा भी बहुत जल्दी लगता है. एम आई अ फेलियर? ठीक है, मेरा दूध नहीं आ रहा है तो मैं फेलियर हूँ क्या? मेरी गोदी में रोता है, भाई बच्चे को तो रोना है, तुम्हारी गोद में भी रोएगा, नीचे भी रो सकता है. तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा सिचुएशन टू सिचुएशन देख के उनके प्रॉब्लम सॉर्ट कई बार करने पड़ते हैं. बट ओवरऑल मैं अभी भी बोलूँगी 70% सपोर्ट घर से ही आता है, 30% सपोर्ट डॉक्टर्स का लगता है. एंड देन डॉक्टर्स, व्हेन आई से डॉक्टर्स, इट इज़ LC ऑल्सो, लैक्टेशन कंसल्टेंट्स ऑल्सो, या फिर अपना साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट. ये भी चीज़ें पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ता जा रहा है, इन लोग का इन्वॉल्वमेंट भी होता जा रहा है, विच इज़ गुड.
या क्योंकि माँ सेट रहे, वही बात है, तभी बच्चा ठीक होगा। मेरे को तो अपने बच्चों से मतलब है, या ठीक है। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और उसको ये मानना चाहिए कि उसको सपोर्ट लगेगा, या या ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। Yeah, very interesting points. Abhi to I'm still juggling between a mommy to be and an entrepreneur, and let's You see work as how much that. as you can. I am. I've been pretty active, and it's turned out good so far. And let's see. But you're right. Support system ke bina nahi hota. 70% is support system, and I'm very thankful and feel blessed to have that support system. Um, Me too. with me. And 30% is doctors. Doctors ka role cannot be underestimated at all. And very thankful to have a great doctor community around me as well. But there are 2-3 important points that you mentioned. Formula milk. Formula milk ऐसा टॉपिक है जो बहुत मिक्स्ड इमोशंस ट्रू और स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लेके बिल्कुल आता है. बिल्कुल Some parents find it a very, very helpful alternative, बिल्कुल। and some feel very guilty about using it. हाँ, तो एक्चुअली फार्मूला मिल्क, देखो दुनिया में कुछ भी बनता है वो तभी बनता है जब उसकी ज़रूरत है, नहीं तो क्यों कोई इतना R&D करेगा या कुछ भी करेगा। सो जब मैंने प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, मुझे ये बातें सुनने को मिली कि माँ के दूध से बेटर है क्या, ठीक है, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है, लिखा है ना उसमें, विटामिन ए, विटामिन डी, आयरन, सब कुछ लिखा है। That's scientifically tested. सब कुछ हाँ, ये सब proper है, पर डाल माँ के दूध में तो ये पता नहीं माँ ने खाया कि नहीं खाया है कि नहीं है, पता नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें जब मैंने सुनी प्राइवेट प्रैक्टिस में जाके, फोमो हो रहा है लोगों को। पंजाब में जैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ तो बहुत से लोग बाहर हैं, कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पे जो डब्बा मिलता है उससे बच्चा फूल रहा है। हमारे बच्चे कमज़ोर हैं तो हम भी वो डब्बा पिला दें बच्चे को फुलाने के लिए। ये सब चीज़ें बहुत गलत है, एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू सपोर्ट अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि चाहे तुम्हारा बच्चा पतला है बट वो उस बच्चे के लिए बेस्ट है। माँ का दूध बेस्ट है, उस डब्बे पे भी लिखा है, बट इफ़ फॉर अ मदर इट इज़ नॉट देयर फॉर वॉट एवर रीजन्स, पोस्टपार्टम पीरियड पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता, उस माँ का भी नहीं होता, चाहे वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही है। हो सकता है बच्चे को टंग टाई है, लिप टाई है, बच्चा निकू में था, प्री टर्म था, XYZ रीजन्स की बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश नहीं कर पाया, बच्चे को भूखा थोड़ना छोड़ देंगे, तो देना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला जिसको ज़रूरत है उसके लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, और वही ऑप्शन है अभी। और ऑप्शन क्या है, जब नहीं था तो हम गाय भैंस के दूध में जा रहे थे, फिर बच्चे को डायरिया हो रहा था, बच्चे को एलर्जीज हो रहे थे, पॉटी में ब्लड आ जा रहा था, बहुत प्रॉब्लम्स थे, बट चलो अब हम उस फेज से तो एटलीस्ट बाहर हैं। फॉर्मूला आपके गिल्ट को ट्रिगर नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज हैव दिस वन थिंग इन योर माइंड कि आई ट्राइड माई 100%, एंड इफ़ फॉर सम रीज़न इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर मी, इट इज़ परफेक्टली फाइन। बट दूसरा वही ना, कॉइन का जो दूसरा एस्पेक्ट है कि उससे फोमो हो रहा है, लोगों को ये बोला जा रहा है कि तेरा दूध अच्छा नहीं है, इसका वज़न नहीं बढ़ रहा, तू फॉर्मूला दे दे, ठीक है। तो ये वाले जो इमोशंस है उन पे फिर मेरे को लगता है कि वीडियो बनना चाहिए कि भाई क्यों किसी माँ को आप फेलियर लेबल कर रहे हो, तेरा दूध कम आता होगा, तेरा दूध पानी जैसा है, तेरा तो बच्चा नहीं फूल रहा है। ऑब्वियसली फॉर्मूला और मदर्स मिल्क में बहुत डिफरेंस होता है। आप फॉर्मूला पिलाओगे बच्चा 4 घंटे सो जाता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, इट कीप्स बेबी फुल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड बोतल से पीता है बच्चा, डब 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 पी जाता है, उसको अगर 100 ml की भूख है वो 120 ml पी जाता है। जो ब्रेस्ट फीडिंग है इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वो स्किल है। बच्चा जब दूध पीता है मेहनत लगती है उसकी, वो थक जाता है, तो अगर 100 की भूख है 70 पी के सो जाता है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग में माँ की भी मेहनत लगती है, ठीक है। माँ को भी ये अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे, कब तक वो अपने आप को पुश करती रहेगी, कमर में उसको भी दर्द हो रहा है, उसके भी सर में दर्द हो रहा है, उसको भी नींद नहीं मिल रही है, बट वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट अगर क्रिएट किया जाए, उसको दिन में 3 बार बोला जाए कि वाह यार थैंक यू तुम मेरे बच्चे को दूध पिलाती हो। आजकल एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग रेट्स जब मैं मतलब लाइक 3-4 ईयर्स बैक बहुत क्रैश कर गए थे, अब फिर से दे आर पिकिंग अप। अब हमें OPD में सुनने को मिलता है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, नहीं तो मिक्स फीडिंग। हाँ, मैं अपना भी पिलाती हूँ पर फॉर्मूला ही पीता है मोस्टली। तो वो बहुत, हम मतलब मेडिकल कॉलेज से जहाँ पे वो वाले लोग ही नहीं आते हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा, वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग फिर भी बेटर है। और जो लोग जो बेस्ट दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो बेस्ट चीज़ नहीं दे रहे हैं। तो वो शिफ्ट मेरे को बहुत अजीब लगा था। दैट इज़ वाई स्टार्टेड मेकिंग दीज वीडियोज़, जो कि फिर लोगों को बहुत कनेक्ट की, क्योंकि इंडिया में अभी भी सब अर्बन एरियाज़ में नहीं रह रहे हैं, गांव में रहते हैं लोग, और उनको ये बोला जाता है कि तेरा दूध अच्छा नहीं है, तू गाय का दूध पिला दे।
तू तेरे दूध से पेट नहीं भरता तभी तो हाथ खा रहा है भाई, हाथ खाना इज़ अ माइलस्टोन फॉर द बेबी, बट नहीं तो तू फिर गाय का दूध पिला दे या फॉर्मूला दे दे। तो जो मिथ्स हैं वो नहीं होने चाहिए, बट जिस माँ को ज़रूरत है वो बिल्कुल फॉर्मूला ले देगी अपने बच्चे को भूखा थोड़ा ना रख सकते हो। सो आई थिंक यू शुड बी वेरी साइंटिफिक अबाउट इट, टेक योर डिसीजंस वेरी माइंडफुली। जो मेडिसिन में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, देयर शेड्स ऑफ ग्रे। किसी के लिए, अब मैंने कल ही एक मदर को बोला है कि नहीं आप फॉर्मूला दो, अपना दूध दो, उसके बाद अपना एक्सप्रेस करो, नहीं तो फिर आप फॉर्मूला दो। दूसरी माँ को मैंने बोला है कि फॉर्मूला बंद कर दो, तुम्हारे बच्चे को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला, तुम्हारा दूध बहुत अच्छा है, शी जस्ट नीडेड सम कॉन्फिडेंस इन हर, और उसका बच्चा मस्त चल रहा है। सो वो हमें केस टू केस बेसिस पे देखना होता है, बट यू शुड, पेरेंटिंग में ना गिल्ट होना ही नहीं चाहिए। आप अपना 100%, माँ बाप से अच्छा कौन करेगा बच्चे के लिए, फिर भी आप अपने आप को जज करते रहते हो। ट्रू अपनी सिचुएशन में जो बेस्ट है वो कर रहे हो ना, अब किसी और से काहे को कंपेयर करना है। ट्रू एब्सोल्युटली। तो वो करके आई थिंक वो गलत है, हर लेवल पे गलत है। But formula milk में there's one conversation that is there, which is around added sugars. ओके So how should parents approach that? सी, अभी तक एडेड शुगर जो दूध होता है एनिमल से डिराइव्ड होता है, जो फार्मूलाज भी, मोस्टली फार्मूला, स्पेशल फार्मूलाज अलग है, तो वो एनिमल मिल्क से ही डिराइव्ड होता है। पर माँ का दूध हो, एनिमल मिल्क हो या फार्मूला हो, लैक्टोज शुगर होता है उसमें। तो जो फार्मूला मिल्क वाले जो दूध बना रहे हैं उसमें वो जो शुगर बना रहे होते हैं, वो आई थिंक जो लैक्टोज बना रहे होते हैं उसको वो शुगर डाल के ही बना रहे होते हैं। कई बाहर की फार्मूलाज हैं जिनमें एडेड शुगर नहीं होता है, बट इंडिया में तो मोस्टली जो फार्मूला है उनमें शुगर होता है। बट देन अगेन वो एडेड शुगर बेस्ट है कि भाई माँ का दूध मिले, बट अगर वो नहीं मिल रहा है तो बच्चे को जो फॉर्मुलेशन है, चाहे उसमें एडेड शुगर लिखा है, दैट इज़ एज क्लोज टू मदर्स मिल्क एज पॉसिबल, सो दैट्स ओके। अब तुम इंडिया में रहते हो तो उस हिसाब से ही हम चल सकते हैं, बट दैट इज़ फाइन। वो ऐसा नहीं है कि उस वजह से मेरे बच्चे को कुछ नुकसान हो जाएगा। ऑब्वियसली गट का जो माइक्रोबायोम है वो ब्रेस्ट मिल्क वाले बच्चे का बहुत अलग होता है, तभी उसकी एलर्जी प्रोफाइल अलग होती है, उसके इन्फेक्शंस या इम्यूनिटी की प्रोफाइल अलग होती है। बट दोनों ही चीज़ें, देर आर लॉट मैनी प्लेयर्स एट वर्क व्हेन इट कम्स टू एलर्जी प्रोफाइल और इम्यूनिटी। तो आई थिंक जो फॉर्मूला वाली मदर्स हैं जो ऑप्ट कर रही हैं, अगर उनको चूज़ करना है ब्रेस्ट मिल्क वर्सेस फार्मूला, गो फॉर ब्रेस्ट मिल्क। पर जिसके पास ऑप्शन नहीं है, जिसका दूध नहीं है, वो एडेड शुगर के बारे में सोच सोच के अपना दिमाग ना खराब करे। Okay. आप अपने बच्चे को कुछ और जो ऑप्शन है कि मैं गाय का, भैंस का दूध दे दूं, उसके रिस्क से बेटर है कि आप ये दे सकते Formula milk दे दो। So in summary, focus on breast milk. एग्जैक्टली। But if that's not possible, formula is a good alternative. या And don't feel guilty about it. यस Yeah. Okay. So, Doctor, one more thing around this feeding part. So, for a lot of new age moms, and including me, for a lot of working moms, breast pumping and bottle feeding also becomes part of the routine. यस पर एक बहुत concern रहता है around nipple confusion. यस, So, ये रियल है, ये बहुत real रियल है। सो बॉटल को इंट्रोड्यूस करने का और उसको यूज़ करने का भी आपको माइंडफुली करना चाहिए। इट शुडंट बी अ शॉर्टकट फॉर यू। सो फर्स्ट 45 डेज जब तक ब्रेस्ट फीडिंग वेल एस्टैब्लिश नहीं है, डोंट इंट्रोड्यूस एनी कन्फ्यूजर्स, बी इट पैसिफायर्स, बॉटल्स, और क्या देते हैं लोग, निप्पल शील्ड्स भी, जैसे ही निप्पल हील हो गया, थोड़े टाइम यूज़ किया, उसके बाद हटा देना चाहिए। तो एज your baby is very comfortable, you and baby both are very pro at breastfeeding now, latch is established, कोई confusion नहीं है, उसके बाद आप सटल तरीके से अपना 1.5 से 2 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा once a week प्रॉबली बॉटल ऐसे करके इंट्रोड्यूस कर सकते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो कभी भी अगर शो कर रहे हैं कन्फ्यूजन कि मैं आज ब्रेस्ट ढंग से नहीं पिया है, हम बोलते हैं आप बॉटल बिल्कुल मत यूज़ करो और 3 मंथ्स के बाद हम इंट्रोड्यूस करके देखेंगे। बट ये जो प्रेशर है कि बॉटल शुरू में नहीं दिया तो आगे जाके नहीं लेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चे की डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से बॉटल पी रहे हैं, वो भी 4-5 मंथ्स पे बॉटल छोड़ देते हैं, एंड देन मदर्स फील एट लॉस कि अब हम क्या करें। बट कोई बात नहीं, तब वो कप से भी पी लेते हैं, कटोरी चम्मच से भी पी लेते हैं। वो बॉटल अवर्जन, ठूस रहे होते हो आप, इसीलिए बच्चा नेगेटिव एसोसिएशन में जाता है, तो वो धीरे धीरे उनका सॉर्ट हो जाता है जब सॉलिड शुरू होता है। कुछ बच्चे आप कभी भी 2 बॉटल आराम से ले लेते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं आप उनको कभी भी दे दो वो नहीं लेंगे। ठीक है, तो शुरू से ले रहा था, छोड़ दिया, कभी भी नहीं लिया और कभी भी ले लिया। कोई भी बच्चा, मतलब कोई भी बच्चा कुछ भी कैटेगरी में फॉल कर सकता है। तो ये नहीं सोचना कि अगर मैंने शुरू में नहीं दिया तो लेगा नहीं। एटलीस्ट अपने ब्रेस्ट फीडिंग को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।
उसके बाद तो बिल्कुल दे सकते हैं, बस उसका हाइजीन अच्छे से मेंटेन करो. और पंपिंग आई थिंक इज़ अ ब्लेसिंग फॉर वर्किंग मदर्स. मतलब मेरे को बहुत वही ना, बिल्कुल बुकिश नॉलेज होती है जब मेडिकल कॉलेज में आप होते हो. और फिर मैं अपना पहला बच्चा मैंने जब कंसीव किया, तो मेरे को ये था कि मेरे को अपना ही दूध पिलाना है. और चलो लकीली ब्लेस्ड, मेरे को कभी फॉर्मूला खरीदना भी नहीं पड़ा, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी. बट 5.5 months पे आई जॉइन बैक वर्क, और मैं तब रेजिडेंसी कर रही थी, तो मेरी 36 घंटे की भी ड्यूटीज़ होती थी. एंड इवन देन आई वॉज एडमेंट कि मुझे ऊपर का दूध नहीं देना है. एनिमल मिल्क में मेरे को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, वो यूरिया है, डिटर्जेंट है, पता नहीं, मेरे को खुद भी नहीं सूट करता ज़्यादा, तो नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ एनिमल मिल्क. और फिर फॉर्मूला मैं देना नहीं चाहती थी कि जब मेरा दूध आ रहा है. तो पंपिंग वॉज सच अ कन्वीनियंट वे कि आई वुड पंप एंड लीव इट फॉर हर. और फिर सॉलिड शुरू हो गया, बीच में मैं पंप करके चली जाती थी, मेरा घर और हॉस्पिटल पास पास में थे. तो आई थिंक उसने 1-1.5 साल तक सिर्फ मेरा ही दूध पिया और खाना खाया. और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत एनिमल मिल्क, और वो जब से ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ा है 2 साल के बाद, कोई भी दूध नहीं पिया उसने. शी डिसाइडेड नो दुद्धू फॉर मी, मम्मा नहीं दे रही है तो मैं बस खाना खा लूँगी, एंड इट वर्कड आउट फाइन फॉर अस. तो पंपिंग बहुत ही कन्वीनियंट और अच्छी चीज़ है. अगर अगेन, लेकिन जैसे मैंने बोला, हमारा आजकल सोशल मीडिया पे ऑडियंस बहुत ह्यूज हो गई है. अगर कोई ऐसी माँ इस कॉन्वर्जेसन को सुन रही है जो चूज़ कर रही है कि मैं सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराऊँ या मैं बिल्कुल ब्रेस्ट फीडिंग ना कराऊँ, सिर्फ पंप करके अपना दूध दूँ, जस्ट रिमेंबर 2 थिंग्स. बहुत मुश्किल है. पंप करते हो जब आपको स्टेरिलाइजेशन उस सारे पार्ट की, बॉटल्स की बहुत मेंटेन करना पड़ता है. सो नेवर डिसाइड फॉर एक्सक्लूसिव पंपिंग एंड फीडिंग. अगर कोई कारण है कि बच्चे का लैच ही नहीं इस्टेब्लिश हुआ, तो आप बिल्कुल पंप करके पिलाते रहो, एटलीस्ट अपना दूध तो पिला रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है तो डायरेक्ट फीडिंग इज़ बेटर. दूसरा, उसके पीछे साइंस है, जब डायरेक्टली माँ और बच्चा कांटेक्ट में आते हैं तो बच्चे के मुंह में जो सलाइवा है वो माँ के निप्पल के थ्रू बहुत सारे सिग्नल्स माँ की बॉडी को भेज रहा होता है. माँ का दूध सुबह और शाम का भी सेम नहीं होता, प्रीटर्म टर्म बच्चे का भी सेम नहीं होता. बीमार बच्चा, वेल बच्चे का, एक ही माँ है, एक ही बच्चा है, 2 दिन पहले वायरल था और आज बच्चा बेटर है, सेम नहीं होगा. आज सुबह से मैं यहाँ हूँ, रात में शायद 10 बजे तक मैं वापस पहुँचूँगी, तो मेरी बेटी तब दूध पिएगी, उसको दूध बहुत अलग मिलेगा कंपेयर टू वॉट शी वुड गेट एवरी डे. क्योंकि मेरे ब्रेन को सुबह से सिग्नल्स नहीं मिले तो ये लगेगा उसने पिया ही नहीं है, तो शी कुड बी डिहाइड्रेटेड, तो 4 मिल्क ज़्यादा मिलेगा उसको, वाटर कंटेंट ज़्यादा मिलेगा. 4 मिल्क नहीं बोलना चाहिए इस एज पे, क्योंकि 3 months के बाद 4 मिल्क हाइंड मिल्क का स्ट्रेस होता नहीं है, मिल्क मैच्योर जाता है. बट बहुत है, जो बीमार है उसको एंटीबॉडी ज़्यादा मिलेगी. किसी बच्चे में सोडियम लेवल्स थोड़े कम है तो माँ के दूध में सोडियम लेवल्स बढ़ के बच्चे को मिलेंगे. तो दिस हैपनिंग अ ब्यूटिफुल क्रॉस टॉक बिटवीन द सलाइवा ऑफ द बेबी एंड मदर्स बॉडी, और उस हिसाब से चेंज हो के बच्चे को दूध मिल रहा है. तो डायरेक्ट फीडिंग अगर ऑप्शन है शुड बी अ प्रायोरिटी. But feeding is मतलब pumping is a beautiful convenience. It is, yeah. And particularly for new age moms. Absolutely. बिल्कुल. तो मैं यही बोलती हूँ, motherhood is not a hindrance to your ambition. It is a phase. बहुत मज़े लो, इतना कुछ सिखा के जाता है ना motherhood, कि उसके बाद तुम बहुत ही मस्त entrepreneur बन जाओगे. I'm actually pretty excited about it. Yeah, and I've never please, seen please. it as a hindrance. हाँ, Yeah. बहुत मज़े करो. Yeah. So feeding की तो बहुत बात कर ली. Now, another aspect which remains top of mind for most mothers and which is the biggest headache is colic and reflux. Okay. Yes. जिसमें excessive crying, gas, milk spit ups और ये सब symptoms देखने को मिलते हैं. Yes. So, like, how important it is to track these symptoms? Till what point is it normal growth? So always remember there are 3 red flags around GIT, gut of the baby. Spit ups भी होंगे, कोलिक भी हो. कोलिक तो फेज है. एक्चुअली हम कोलिक को समझते हैं पेट में गैस हो रहा है, बट कोलिक टर्म ही उस क्राइंग या अनकंफर्टेबल एपिसोड के लिए होता है जिसका कोई रीज़न नहीं पता हमें. कोलिक मीन्स वी डोंट नो द रीज़न. इंटरेस्टिंग, ये नहीं पता मुझे. हाँ, मतलब हमारी बुक्स में ये लिखा है, जिस रोने का कोई मतलब नहीं है वो कोलिक होता है. अगर आपने कारण ढूंढ लिया तो वो कोलिक नहीं है. ठीक है. सो इट्स अ फेज वेयर मतलब टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी तुमने दवाई दे दिया, दूध पिला दिया, सुसु पॉटी भी नहीं किया है, तुमने कुछ नहीं की, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्यों रो रहे हो भाई. और वो बीइंग अ पीडियाट्रिशियन आई ऑल्सो हैड दोज नाइट्स व्हेन आई वाज क्लूलेस कि क्यों बहन जी रो रही हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुसु पॉटी दुद्धू सब एवरीथिंग इज डन एंड यू नो वेल, बट स्टिल. सो दिस इज़ अ फेज व्हाट एवरी बेबी वुड गो थ्रू.
ठीक है, लेकिन इस फेज़ में हमको कंफर्ट ज़्यादा देना होता है बच्चे को। और अगर हम जीआईटी मतलब गट के सिम्टम्स को ट्रैक करें, स्पिटअप्स 15-20 भी हों दिन में, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि गट ईसोफेगस जो हमारा फूड पाइप है उसके नीचे स्फिंक्टर होता है विच कीप्स एवरी क्या बोलते हैं ना, खाने का जो भी खाया है वो नीचे रखता है कि टमी में चला गया वहीं रहो, स्टमक में रहो, ऊपर मत आओ। वो छोटे बच्चे का नहीं बना होता, तो जो भी होता है अंदर कभी भी अंगड़ाई तोड़ेगा, इकट्ठा होगा, रोएगा, ग्रंट करते हैं बच्चे जब कोलिक करते हैं तो ये ऊपर आता है। जैसे ही पेट पे प्रेशर पड़ता है इट्स लाइक अ पाउच, ओपन पाउच नो, तो वो ऊपर आएगा तो स्पिट अप आएगा। कभी वो फटा फटा दूध आता है, कभी बिल्कुल जो पिया था बाहर आ जाएगा। एज लॉन्ग एज बच्चे का वेट गेन ठीक है, बच्चे को दूध से कोई नेगेटिव एसोसिएशन नहीं है, मतलब दूध खुश होके पीता है, चाहे कितना ही कोलिक है फिर भी अपने आप को सूद करने के लिए ब्रेस्ट पर ही आता है, और उसका यूरिन आउटपुट ठीक है, वी आर फाइन। नाउ इफ़ द चाइल्ड इज़ वेरी क्रैंकी, इरिटेबल, नॉट पैसिफाई ही नहीं हो रहा है कुछ भी करके, बच्चे का वेट गेन कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, या अब ये दूध ही नहीं पीना चाहता है, मतलब दूध पे आते ही आर्चिंग करता है, पीछे रोता है, हाथ पैर मारता है, दैट इज़ व्हेन यू नीड टू सी योर डॉक्टर कि कुछ तो ग्रॉसली गड़बड़ है विच नीड्स दवाई या वर्क लुकड इनटू कि क्या है, कुछ और तो नहीं है। आजकल काउ मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस के भी हम केसेस देखते हैं, जब माँ जो दूध पीती है या जो फॉर्मूला बच्चे लेते हैं उनसे भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो ये गट इश्यूज़ थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो फिर डॉक्टर के लेवल पे हमें जाके मिल के सॉर्ट कराना पड़ता है। बट ओवरऑल 45 डेज़ पे सेकेंड थर्ड वीक में अवेयरनेस आता है कि मैं इस दुनिया में आ गया और यहाँ मुझे सब कुछ बॉदर कर रहा है, तो सेकेंड वीक से इनका कोलिक शुरू हो जाता है, थोड़ा थोड़ा डिस्कम्फर्ट बताना। 45 डेज़ पे पीक आता है, उसके बाद ये सेटल होना शुरू हो जाता है। बाय 3 months मोस्ट ऑफ द किड्स आर आउट ऑफ इट। By 3 weeks. 3 months. 3 months. Okay. अच्छा 3 months 45 long days के journey बाद है. एवरी वीक विल बी बेटर देन बिफोर। Okay. Okay. हाँ, तो वो 6 वीक्स की जो वैक्सीन लगती है ना, उसके बाद हमारी लाइफ बेटर होने लग जाती है। अब पोप साइकिल की भी बात कर लेते हैं. हाँ हाँ बिल्कुल। कभी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, कभी गैप ज़्यादा हो जाता है और सब पेरेंट्स normal है। कंफ्यूज हो जाते हैं. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, या चलो ब्रेस्ट फीडिंग जो बच्चे 6 मंथ से छोटे होते हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन इज़ नॉट डिसाइडेड बाय द क्या बोलते हैं ना, नंबर ऑफ डेज और व्हाट फेसेस दे मेक वाइल पूपिंग। इट इज़ डिसाइडेड बाय द कंसिस्टेंसी ऑफ पूप। एज लॉन्ग एज इट इज़ सॉफ्ट, 10 दिन में पॉटी करे या एक दिन में 10 बार करे, दोनों चीज़ें नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे का गट अडल्ट पैटर्न में कि एक सर्केडियन रिदम है, रोज़ पॉटी करता है, वो 2 साल पे जाके आता है, नॉट बिफोर दैट। सो पॉटी को तो दिमाग लगा, वो पॉटी के बारे में ये नहीं पता कि सब नॉर्मल है, तभी तो वो घुट्टी रोज़ देने का ट्रेडिशन हो गया था कि रोज़ खिलाओ तो रोज़ बच्चा पॉटी करेगा। बच्चे को रोज़ पॉटी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका पॉटी बनता ही नहीं है, ठीक है ना। सो गिव योर बेबीज गट सम टाइम टू कम टू द अडल्ट लेवल। Oh really? I thought that babies poop day in and day out. दे डू सम ऑफ फर्स्ट 45 डेज बहुत ज़्यादा पॉटी करते हैं, वो बोलते हैं चिरक रहा है, हर बात के बाद पॉटी करता है, थोड़े फिर गैस के साथ पॉटी निकाल दिया, सुसु के साथ पॉटी निकाल दिया, फिर वो थोड़ा मैच्योर होता है, गट मैच्योर होता है, उसका स्फिंक्टर कंट्रोल बेटर होता है, फिर ऐसा होता है कि 3 दिन में पॉटी नहीं, 4 दिन में, फिर 10 दिन में पॉटी नहीं, वो भी नॉर्मल है, दोनों चीज़ें नॉर्मल है एज लॉन्ग एज बच्चा इज़ फीडिंग वेल, पेट सॉफ्ट है, गैस पास कर रहा है और सुसु अच्छे से कर रहा है। अब 3 दिन तक अगर बच्चा पॉटी ना करे, कहीं ना कहीं तो पेरेंट को रिलीफ भी हो सकता है इतना डायपर चेंज नहीं करना, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेस भी रहता है, पॉटी नहीं किया, पॉटी नहीं किया. एक्चुअली होता क्या है ना, वही टाइम होता है जब बच्चा बहुत कोलिक भी करता है, तो लोगों को लगता है इसीलिए गैस हो रही है क्योंकि पॉटी नहीं किया। उनको नहीं पता भाई जो रोज़ पॉटी कर रहा है उसको भी उतना ही गैस हो रहा है, तो वो फिर एक वो डॉक्टर का एक वो लगता है कि नहीं नहीं सब नॉर्मल है, आप आराम से घर जाओ, कुछ नहीं करना। अच्छी बात है, आजकल पेरेंट्स भी क्वेश्चन करने लगे हैं, रैंडम घुट्टी उट्टी नहीं क्यों पिलाना है, दवाइयों को भी क्वेश्चन करते हैं। अगर मैंने कोई दवाई लिखा भी है, दिल गो गूगल इट कि ये कौन सी दवाई दी है डॉक्टर ने आज, क्यों दिया है, चाहिए था क्या मेरे बच्चे को, तो ये बहुत अच्छी बात है। मिनिमम इंटरवेंशन शुड बी द ट्रेंड विथ स्मॉल बेबीज़, हमारे साथ भी होना चाहिए, अननेसेसरी दवाई नहीं खाना चाहिए, बट बच्चों में तो स्पेशली as less as possible. So we need to know the normal का range, तभी दवाइयाँ कम होंगी। Correct. So here, there's one topic that is actually very close to me also. Diaper use. And these days, all working moms particularly, they rely excessively on diaper use. And that's convenient also. But how common are diaper rashes? Very common. Okay. Very common. So आजकल अवेयरनेस के चलते ठीक है चेंज करते हैं, बट डायपर रैश
बहुत सर्दियों में तो मतलब हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि वही है, बच्चे ने पॉटी किया, वो एकदम हम ढक के भी रखते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, कई बार पॉटी लगी रहती है, 10-15 मिनट में स्किन सेंसिटिव होती है बच्चों की, तो रैश हो जाता है, फंगल रैशेस बहुत कॉमन होते हैं. सो डायपर इज़ अ गुड कन्वीनियंस बट एक्चुअली अ डेंजरस वन, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा फिर टॉयलेट ट्रेनिंग में प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, क्योंकि बच्चे ने कभी गीला फील ही नहीं किया तो वो रोकेगा किस चीज़ को. सो आई सजेस्ट शुरू से ही यू शुड बी वेरी माइंडफुल, क्योंकि डायपर्स सिर्फ मतलब आपका कन्वीनियंस नहीं है, वो मदर अर्थ को भी एकदम ओवरवेलम कर रहा है प्लास्टिक वेस्ट से. तो हमको जुडिशियसली, अगर फर्स्ट 45 डेज़ तो वैसे भी घर में सपोर्ट सिस्टम होता है, आपके पास जापा भी होती है, दादी भी होती है, नानी भी होती है, घर में भी सपोर्ट सिस्टम होता है. ट्राई यूजिंग कॉटन नैपीज़. जब नींद का टाइम है तब आप उसको डायपर लगाओ, अदरवाइज उसको डायपर फ्री टाइम शुरू से ही दो. ओके. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई नो. यू सी अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन सोशल मीडिया कि बिना डायपर फ्री टाइम के भी मेरे बच्चे को कभी रैश नहीं हुआ. बहुत अच्छी बात है आपके बच्चे को नहीं हुआ, बट अगर मुझे कोई एडवाइस देनी है किसी को तो आई वुड सजेस्ट शुरू से ही आप डायपर फ्री टाइम दो. फर्स्ट बर्थडे के बाद तो डेफिनेटली देना है, क्योंकि उसके बाद ही बच्चा ये फील करना शुरू करता है कि मेरे को सुसु आ रहा है, मैं गीला हुआ और अब मैं उसको रोकने की कोशिश करूँ. तो वो डिस्कम्फर्ट की अगर उसको पता ही नहीं होगा कि गीला होना क्या होता है, वो रोकेगा किसको. बट एनी गाइडेंस कि कितने टाइम डायपर फ्री रहना चाहिए, पर्टिकुलरली इन द इनिशियल फ्यू मंथ्स? टू योर कन्वीनियंस, देयर इज़ नो गाइडलाइन, क्योंकि गाइडलाइन तब बनेगी ना जब वो शुरू से होता है. डायपर तो बहुत ही रीसेंट चीज़ है और इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है कि लोग उसके ऊपर रिसर्च करेंगे. सो आई थिंक 1-1 घंटे से आप शुरू करो. तो फीड करने के बाद अगर बच्चा थोड़ी देर खेल रहा है, जब आप टमी टाइम करने वाले हो, उसको छोड़ दो नंगू मंगू, हवा लगने दो, बल्कि अच्छा बम्पू पे हवा लगनी चाहिए थोड़ी सी, तो स्किन नीड्स टू ब्रीथ इज वेल. तो आप जितना आधा घंटा करके दिन में 2 बार करते हो, 2-2 घंटा करके करो, 3-3 घंटा करके करो, तो आई थिंक आप छोटे बच्चे को कम डायपर फ्री टाइम दे पाते हो. बट वही बात है, इट इज़ द वे यू लर्न टू ब्रिंग योर चाइल्ड अप. मैंने अपनी दोनों ही बेटियों को डायपर दिन में कभी लगाया नहीं है, एक्सेप्ट कभी कभार सर्दियों में यूज़ हुआ या कुछ हुआ. तो मैंने जब सोचा ही नहीं, उस वैसे ही काम करने की आदत हुई तो मेरा काम चल गया. बट वो भी मैं मानती हूँ कि मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है. मतलब बड़ी बेटी के टाइम मेरी मम्मी साथ में होती थी, अभी भी मेरे पास हेल्प है, मेरे हस्बैंड भी बहुत एक्टिवली उसमें काम हेल्प कर रहे होते हैं, चेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं. नहीं है किसी के पास हेल्प तो उसको डायपर यूज़ करना पड़ता है और उसके लिए बहुत कन्वीनियंट है एंड इट इज़ सेफ ऑल्सो. उसके अराउंड जो मिथ्स हैं वो नॉनसेंस हैं कि पता नहीं पैर चौड़े हो जाते हैं, जेनिटल्स पे कोई इम्पैक्ट, जेनिटल्स हाँ काला हो जाता है, तो बहुत रेयर है कि किसी को सच में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो गया. बट अदरवाइज ऐसे सब नहीं होता है, सब सेफ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वैसे ही माइंडफुली यूज़ करने का मतलब है कि आप प्लास्टिक कम जनरेट कर रहे हो, और जब आप टॉयलेट ट्रेनिंग का समय आता है तो आप कन्वीनियंटली उसको वो धीरे धीरे बस टाइम बढ़ाते जाना होता है. तो बच्चे को अपने आप अपना सुसु पॉटी की फीलिंग आती है, वो बताना शुरू करता है. 18 मंथ्स तक कुछ बच्चा बताने लगता है. 15 to 18 मंथ्स के बीच में एक माइलस्टोन होता है कि ये बच्चा अपना वेट पैंट बता रहा है या उसको पुल कर रहा है. इट इज़ इंडिकेटिंग वेट पैंट्स. वो गायब ही हो गया आजकल. तो वो तभी आएगा ना जब बच्चे को गीला होने देंगे हम 1-2 बार. तो फर्स्ट बर्थडे के बाद तो कॉन्शियसली आपको डायपर फ्री टाइम देना ही है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप डायपर फ्री रखते हो तो आपको पता चलता है मेरा बच्चा कितनी देर में सुसु करता है, कब कब सुसु करता है, तभी आप उसको गाइड कर पाओगे, आप उसको पॉट पे लेके जा पाओगे. तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें ईजी हो जाती हैं. अभी आई थिंक येस्टरडे ओनली आई गॉट अ कॉल, 3 साल का बच्चा है और वो सुसु करता ही डायपर में है, नहीं तो वो 8-8 घंटे सुसु नहीं करेगा. तो दिस चाइल्ड हैड सेंसरी इशूज़ कि गीलापन उसको पसंद नहीं है, तो वो होल्ड कर लेगा. अब बड़ा तो हो रहा है ना, स्फिंक्टर कंट्रोल तो आ रहा है उसके पास, बट वो दोनों चीज़ें, ट्रेनिंग का मतलब है एट विल सुसु कर दिया, एट विल सुसु रोक लिया. रोक तो पा रहा है वो, बट उसको डायपर का इतना कन्वीनियंस है कि उसके बिना वो रिलीज़ नहीं करना चाहता. तो वो वही है कि एक जो उसका राइप टाइम है, जब एक बार वो पास हो जाएगा फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती दैट इज आफ्टर 1 year. या आफ्टर 1 year. यस. बट वेट गेन माइलस्टोन्स की भी बात कर लेते हैं. उसका बहुत कंफ्यूजन रहता है कि अब इतना वेट गेन हुआ, वैसे यू टच्ड अपॉन इट, 20 to 40 grams per day in first 3 months and then it goes धीरे धीरे कम. लोगों को लगता है जैसे जैसे बड़ा होगा वेट गेन बढ़ता जाएगा. रेट ऑफ वेट गेन गोज डाउन एज दे ग्रो अप. ओके. सो 20 to 40 grams पर डे, उसके बाद वो 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है. पूरे महीने में 10-15 तो नहीं बोलना चाहिए, बट पूरे महीने पे 100-200 ग्राम भी हो सकता है, जहाँ पहले हर हफ्ते में 200 ग्राम हो रहा था. सो एज दे ग्रो एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्पीड दे ग्रू शुरू में ही, उसके बाद उनका वेट, जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 4 महीने पे 6 किलो के हो जाते हैं.
Okay. उसके बाद उनका वेट गेन बहुत स्लो हो जाता है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन बर्थ वेट. बर्थ वेट से डबलिंग ऑफ वेट यूजली 4 to 6 मंथ्स के बीच में आ जाता है. ट्रिपलिंग फर्स्ट बर्थडे तक आता है, 4 times सेकेंड बर्थडे तक आता है. सो वेट गेन का जो रेट है ना वो कम 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 होता जाता है, बट हमको ऐसा लगता है जैसे पहले बढ़ रहा था अब क्यों नहीं बढ़ रहा है. दैट इज़ व्हेन 3 महीने के बाद वो तो कम होने वाला है, हम टेंशन में आ जाते हैं, इसका वज़न भी नहीं बढ़ रहा है, मेरा दूध कम होगा. उसी टाइम वो हाथ भी खाने लगता है, अरे पक्का ये तो भूखा रह जाता है, और फिर हम फॉर्मूला घुसा देते हैं या फिर हम अपने दूध को डाउट करने लगते हैं, हम दवाइयाँ खाने लगते हैं दूध बढ़ाने के लिए. कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई थिंक स्टे अंडर योर डॉक्टर्स फॉलो अप. यूजली डॉक्टर्स गाइड यू राइट. कभी कभी होता है कि कुछ बहुत ही देखो रेंज है ना, कोई मस्त मोटू बच्चा होने वाला है चबी, कोई लोअर सेंटाइल पे होने वाला है, तो वो अब अगर तुम्हें नीचे वाला सेंटाइल मिला है, इट्स ओके, टेढ़ा है पर मेरा है, वो वाला फंडा हो जाता है फिर. सो शुडेंट कंपेयर विद अदर किड्स कि उसका इतना है मेरे का इतना क्यों है. अपना सेंटाइल बच्चा क्या फॉलो कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है. The trajectory from the time Yes. the kid is born, Yes, and then you keep evaluating. Exactly. Okay. So, doctor, any other health problems that we should be cautious of or that you would like to flag, particularly for newborns? सी न्यूबॉर्न्स का बहुत ही सिंपल फंडा होता है, दूध पियो, सुसु करो, पॉटी करो और सो जाओ. ये 3 ही चीज़ें होती है जो उनको करना होता है. ठीक है, तो यही 3 रेड फ्लैग्स होते हैं. अगर ये तीनों चीज़ें ठीक हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे न्यूबॉर्न को. स्किन के इश्यूज आते हैं और जाते हैं. ठीक है, उनको बहुत रो रहे हैं, कोलिक हो रहा है, आएगा और जाएगा. बट मोस्टली जो हमारी 3 चीज़ें हैं कि दूध ठीक से पी रहा है, सुसु ठीक कर रहा है, दूध ठीक से पी रहा है मतलब वेट गेन हो रहा है, सुसु ठीक से कर रहा है और सो रहा है, तो कोई रेड फ्लैग ही नहीं है. मतलब बहुत ही जनरलाइज्ड रेड फ्लैग्स होते हैं छोटे बच्चों के. कोई भी इन्फेक्शन होगा, कुछ भी सेप्सिस, निमोनिया, जुकाम, खांसी, कुछ भी होगा, नोज ब्लॉक भी होगा, तो सबसे पहले दूध पीना छोड़ देते हैं. दूध पीना छोड़ेंगे तो सुसु अपने आप कम हो जाएगा, और दूध नहीं पियोगे तो सोएंगे भी नहीं. सो हर चीज़ उनके कनेक्टेड है दूध से. तो इफ दे फीडिंग वेल और दे आर फेड वेल, फिर कुछ भी नहीं करना. Oh, this is a very nice checklist. हाँ, Susu, dudu, potty. सुसु potty. दूधू निन्नी, पॉटी भी नहीं. पॉटी का भी कोई नहीं. दीन ईमान नहीं है ना, कभी ज्यादा कभी कम. हाँ. तो सुसु दूधू निन्नी. Actually, निन्नी के बारे में हमने बात नहीं करी. हाँ बताओ. तो निन्नी, like as a new mom, what should I expect? कितना सोएगा बच्चा, कितना नहीं सोएगा? सोना तो बहुत होता है उसको, पर हम सोने देते नहीं हैं. क्योंकि जब उसको नींद आती है, हमारे ऊपर ही नींद आती है. ह्यूमन बेबीज आर वायर्ड फॉर अ लॉट ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, हमें उसको बेड में सुलाने की जिद होती है कि जल्दी बेड पे सोना सीख जाए, नहीं तो माँ की आदत लग जाएगी. उस चक्कर में हम उसको बार बार बेड पे डालते रहते हैं. अब जैसे ही बेड पे लेटाते हैं वो फिर से रोने लग जाता है. फिर हमको सब बोलते हैं तेरा दूध कम आ रहा है, देख इसका पेट नहीं भरता, ये रोता रहता है. बट इट इज़ एक्चुअली बेबी इनकेपेबिलिटी टू स्लीप ऑन देयर ओन ऑन अ फर्म सर्फेस. माँ के पेट में पानी में रहा है ना, तो बाहर आते ही फर्म सर्फेस पे, बल्कि उनकी तो वायरिंग ऐसी होती है कि फर्म सर्फेस के कांटेक्ट आते ही उनको स्टार्टल रिफ्लेक्स आ जाता है. ठीक है, हम मोरोज रिफ्लेक्स भी बोलते हैं. वो ये रिफ्लेक्स है जो कि हम डॉक्टर्स चेक करते हैं न्यूबॉर्न का कि उसका दिमाग ऊपर का माला ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है. चमकना बोलते हैं नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में कि चमकता बहुत है, ये तो डर जाता है, बार बार ऐसे चमक के उठ जाता है और फिर रोने लगता है. सो ये बच्चे को सोना आता नहीं है, हम नीचे सुलाते हैं, वो रोने लगता है, फिर हम ब्रेस्ट पे लगाते हैं, ब्रेस्ट पे वापस सोता है, फिर हमें लगता है अरे सो गया, फिर हम नीचे लेटाते हैं, फिर वो रोने लग जाता है. इस चक्कर में बच्चा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है. सोना चाहता है, सोना आता नहीं है, तो सो नहीं पा रहा है, पर हम बार बार उसको उसी के लिए पुश करते हैं. सबसे मैजिक सोल्यूशन, कोलिक हो रहा है, बच्चा सो नहीं रहा है, बच्चा बहुत रो रहा है, कुछ भी हो रहा है, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो रहा है, अपने ऊपर लेटा लो. कॉन्टैक्ट नैपिंग इज़ द मैजिक सोल्यूशन इन फर्स्ट 45 days. उसके बाद अपने आप जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्टार्टल रिफ्लेक्स कम हो जाता है. बच्चे को अपनी सराउंडिंग्स की, अपनी अवेयरनेस की, फर्म सर्फेस की धीरे धीरे कुछ कुछ समझ आने लगती है. 3 months तक ये बेड में सोने लायक हो जाता है. बट तब तक जो बच्चा क्रिब में सो रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, पर जो नहीं सो रहा है उसको अपने ऊपर. Okay. Actually, here something very interesting came to my mind. I am seeing a lot of videos these days. So ये जो contact mapping वाला point आपने बोला, ये fathers के लिए भी relevant है और क्या, relevant है, right? बिल्कुल बिल्कुल.
मम्मी पापा दोनों कर सकते हैं, दादी नानी कर सकती है। देखो पहले के टाइम में झूलों में सुला देते थे, वो जो कपड़ा में बांध के, उसमें भी कांटेक्ट नहीं होता ना फर्म सरफेस का, बच्चा थोड़ा हवा टाइप में रह रहा होता है। उस टाइम घर में इतने सारे लोग होते थे, नहीं सो रहा ला मैं सुलाती हूँ, दादी ले गई, चाची ले गई, बुआ ले गई, बच्चे को अपनी गोद में घुमा घुमा के अपने ऊपर लिटा के सुला दिया। तो सिर्फ माँ पे प्रेशर नहीं होता था। अभी एक तो माँ है जो कि काम छोड़ के मैटरनिटी लीव पे है, फिर उसको वापस काम पे जाना है, या माँ है न्यूक्लियर फैमिली सेटअप में है, उसको घर भी देखना है। तो यहाँ पर और ज़्यादा उसको बोला जाता है कि अपनी आदत मत डालना, अपनी आदत मत डालना। बच्चे को माँ की आदत नहीं होगी तो क्या पड़ोसी की आदत होगी? तो ये जो एक सेंस ऑफ, वही जैसे मैं बोलती हूँ ना, नई माँ का तो दिमाग आप जैसे मोल्ड करोगे ना वैसे बन जाता है। अब होता क्या है, माँ को लगता है कि ये क्यों नहीं सो रहा, इसको मेरी आदत पड़ जाएगी, तो उसकी एनर्जी शिफ्ट होती है, वो खुद परेशान होती है। वही स्ट्रेस वाली एनर्जी वो अपने बच्चे में डालती है, और बच्चा और अनसेटल होके और रोता रोता क्राइंग बेबी, क्रैंकी बेबी होता जाता है। तो ओवरऑल हमको चीज़ें जो बच्चा डिमांड कर रहा है, वो इस एज में वो टेम्पर टैंट्रम नहीं थ्रो कर रहा है, वो जिद नहीं कर रहा है, उसकी बहुत बेसिक नीड है कि कांटेक्ट चाहिए उसको, उसके बिना नहीं सो सकता। पापा, दादी, मम्मी, तुम्हें मम्मी की आदत नहीं डालनी, पापा की डाल दो, बेस्ट है ना, बिल्कुल बेस्ट है। पापा की नहीं है, दादी की डाल दो, तुम्हें जिसकी डालनी है डाल दो, बट उसको कांटेक्ट चाहिए, ठीक है? एंड प्लीज प्लीज, And that is why you have swaddling as well. या सो स्वॉडलिंग एग्जैक्ट कांटेक्ट नहीं होता, बट स्वॉडलिंग से भी स्टार्टल रिफ्लेक्स कम होता है। Yeah. दैट इज़ ऑल्सो सेफ, बिल्कुल कर सकते हैं, बट 3 months के अराउंड यू शुड ओपन अप द स्वॉडल, क्योंकि उसके बाद बच्चे को हाथ खाना, रोल ओवर करना, उसके कुछ माइलस्टोन्स होते हैं जो हाथ पैरों का यूज़ करके उसको करने हैं। तो इफ़ यू कीप ऑन टाइंग देम अप 3 महीने के भी बियॉन्ड, तो फिर वो माइलस्टोन्स बच्चा अचीव नहीं कर पाता है, बट अदरवाइज स्वॉडलिंग इज सेफ। Okay. So, doctor, let's talk about the vaccination part also. Life काफ़ी easy हो गई है. सीधा बेबी पैदा होने के बाद you have a detailed vaccination booklet. यस, इस दिन ये vaccination है. So life is very simple and sorted. But are all these vaccines necessary or some are really hyped? सो आई टेल यू, देयर आर 2 क्या बोलते हैं ना, schedules which we follow in India. One is National Immunization Schedule and another is Indian Academy of Pediatrics वाला schedule. ये 2 ही schedules हैं जो follow होते हैं, उसके आगे पीछे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जो National Immunization Schedule है वो हमारे कंट्री में मस्ट है, मतलब अगर हम वो नहीं लगाएंगे तो हमारे बच्चे को लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां हो सकती हैं, Okay. ठीक है? इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का जो शेड्यूल है वो आइडल शेड्यूल है या सिनेरियो है कि ये हमारे देश में प्रॉब्लम्स हैं, इनसे अगर आप बचना चाहते हो तो ये वैक्सीन्स और लगा सकते हो। कैसे होता है? टाइफॉइड, चिकन पॉक्स सबने सुना है, फ्लू सबने सुना है, इंडिया में अच्छे से होता है। तो ये सारी चीज़ें IAP में हैं, अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन NIS में नहीं आई हैं। Okay. अब दिल्ली में जैसे पहले रोटा वायरस करके जो बच्चों को हाथ बोलते हैं ना, टीदिंग हो रही है तो दस्त होते रहते हैं, तो वो वाले जो वायरल्स होते हैं, गट के वायरल्स, उनके एक रोटा वायरस बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है जिसकी वैक्सीन प्रॉबेबली जब मैं पढ़ रही थी, PG कर रही थी, तब नहीं होता था, प्राइवेट में लगता था, गवर्नमेंट में नहीं लगता था, अब गवर्नमेंट में लगता है। पहले मीजल्स सिर्फ गवर्नमेंट में लगता था, पर अब मीजल्स और रुबेला भी लगता है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे लॉजिस्टिक्स वर्कआउट हो रहे हैं, हमारे पास एविडेंस आ रहा है, जो बजट है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे आई थिंक वैक्सीन्स नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी आ रही हैं। बीच में दिल्ली में टाइफॉइड आने लगा था, फिर रुक गया। जापानीज एनकेफेलाइटिस है जो कि ब्रेन इन्फेक्शंस के लिए होता है, तो जो क्या है नेशनल शेड्यूल है उसमें कहीं कहीं जैसे जहाँ पे बहुत हमारे यूपी में ज़रूर लगे, गोरखपुर एरिया उसका वहाँ पे बहुत होता है जेई, हरियाणा में नू करके एक एरिया है वहाँ पे काफ़ी होता है, तो वहाँ पे ज़रूर लगता, तो हरियाणा में जेई लगता है, पंजाब में कवर नहीं होता। भाई पास पास तो हैं दोनों, ठीक है? तो फिर ये हो जाता है कि गवर्नमेंट तो लिखा है पर लगा तो नहीं रही है, प्राइवेट वाले तो बोल रहे हैं लगाओ। तो बेसिकली कुछ वैक्सीन्स जो ये IAP वाली होती हैं और नेशनल में नहीं होती हैं, उस पे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सच में ज़रूरत है कि नहीं है। तो मैं तो बहुत सिंपल फंडा बोलती हूँ कि भाई जो हमें सिखाया है कि वैक्सीनेशन एक कैफेटेरिया अप्रोच है। हमारा डॉक्टर्स का काम है ज्ञान देना पेरेंट को कि अगर आप लगवाओगे तो ऐसा होगा, नहीं लगवाओगे तो ऐसा होगा, एंड देन यू टेक दैट डिसीजन फॉर योर चाइल्ड। अगर आप टाइफॉइड का वैक्सीन नहीं लगवाते हो तो इन ऑल लाइकलीहुड होगा टाइफॉइड बच्चे को। इंडिया में तो है ही टाइफॉइड, कितना होता है, कुछ लोग होते हैं हर साल होता है हमें तो टाइफॉइड, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी भी खुद से बहुत अच्छी नहीं आती और एक बार हो गया तो दोबारा भी हो जाता है। तो वो आप बीमारी से उसको रिस्क लेके, क्योंकि टाइफॉइड हुआ, आजकल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि मुंह के एंटीबायोटिक से वो ठीक भी नहीं होता, मोस्ट लाइकली बच्चा एडमिट हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क होता है। यू वांट टू गो थ्रू दैट
दिस थिंग, कुछ होते हैं लोग जो ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हैं कि बीमार होके इम्यूनिटी बनेगी तो कोई बात नहीं, तो दैट्स ओके, उसको भी मैं तो जज नहीं करती हूँ। आपको जैसे करना है, आपका बच्चा है, आप डिसीजन लोगे। कुछ पेरेंट्स होते हैं कि नहीं मैम आप लगा दो, तो उनको भी हम बता के लगाते हैं कि वैक्सीन लगने का ये मतलब नहीं है कि बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा। टाइफॉइड उसको भी आएगा, बट बॉडी में ऑलरेडी उसको कैसे फाइट करना है उसकी एक रिहर्सल हो चुकी है, तो इस बार बच्चा बेटर उसको फाइट कर पाएगा। तो वो बस आपको अच्छे से, आई थिंक काउंसलिंग इज़ व्हाट इज़ नीडेड। आप काउंसिल करो और फिर डिसीजन पेरेंट पे छोड़ो। वो जो लेते हैं डिसीजन बच्चे के लिए बेस्ट ही होता है, अपने बच्चे के लिए सभी बेस्ट डिसीजन लेते हैं। But is the timeline very strict? Do you have to follow it very सो फर्स्ट rigidly? वैक्सीन जो जन्म पे लग जाता है, उसके बाद 45 डेज पे, 42 से 45, 6 वीक्स हम बोलते हैं, तो वो लगभग हमें लगवाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे टेटनस, डिफ्थीरिया, पर्टूसिस, पोलियो, बहुत सारे ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग, निमोकोकल निमोनिया वाला, तो ये बहुत सारी बीमारी हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं, तो वो हमें टाइम पर ही लगाना चाहिए। तो 4 to 6 वीक, 6 वीक्स, 42 से 45 डेज़ के बीच में लगता है। उसके बाद 2-4 दिन आगे पीछे भी होता है, तो ऐसा कुछ कोई स्ट्रेस नहीं है। Okay. ऐसा कुछ नहीं होता। अभी कोविड में हम घर से निकल ही नहीं रहे थे, तो कितने बच्चों की वैक्सीन बहुत टाइम बाद लगी है। दैट्स ओके, आप किसी भी उम्र पे कैच अप वैक्सीनेशन करा सकते हो। Okay. Okay. That's helpful actually. Yeah. क्योंकि काफी बार मिस हो जाती है. हाँ बिल्कुल हो जाती है. In number of reasons. एंड डॉक्टर्स आर वर्स्ट पेशेंट्स. तो देवी की तो हमेशा 1 महीना लेट चलती है. जो 18 महीने पे लगनी थी वो अब लगानी है मैंने जाके. Okay. That's relieving then. कि हाँ. कई बार बीमार हो जाते हैं बच्चे, तब भी नहीं हम लगा पाते. कई बार मम्मी बीमार हो गई तो नहीं आ पाई. दैट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ. Okay. So doctor, now let's talk about the situation when the kid turns 6-7 months old. अब breastfeeding के साथ साथ we can start solids also. Yes. So how would I as a new parent know that my baby is ready for solids or not, and what kind of solids should I start with? So basically बच्चा जब नेक कंट्रोल कंप्लीट होता है बच्चे का, अपना हाथ उठा के मुंह में डालने लगता है, चीज़ें उठा के मुंह में डालने लगता है, और मिनिमम सपोर्ट के साथ बैठने लगा है, या एटलीस्ट नेक कंट्रोल 100% है, दैट इज़ व्हेन यू कैन स्टार्ट सॉलिड्स. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने वाली होती है वो ये होती है कि बच्चे को इंटरेस्ट है कि नहीं है. अगर इंटरेस्ट नहीं है और आप कुछ भी ठूसोगे तो वो ऑब्वियसली मना ही करेगा ना, मुझे इंटरेस्ट नहीं है. इंटरेस्ट है और आप खिलाओगे तो बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस आता है सॉलिड्स को लेके. बट यू स्टार्ट विद हैंड मैश्ड या फिर प्यूरे, कैसे भी अगर आपको लगता है, बट बच्चे को सॉफ्ट करके हम चीज़ देना शुरू करते हैं. दाल चावल के पानी का टाइम बहुत पीछे चला गया, ठीक है, तो अब हम पानी नहीं देते. व्हेन वी से स्टार्टिंग सॉलिड्स मीन्स यू स्टार्ट सेमी सॉलिड, doesn't mean you give any water. Mashed basically. Mashed, yes. तो वो कुछ बच्चे होते हैं जिनका हाँ माउदिंग करके उन्होंने अपने मसूड़े सब स्ट्रॉन्ग कर लिए होते हैं, तो वो मैश्ड खाना भी खाते हैं. प्योरे करना, फूड प्रोसेसर्स खरीदना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. इट इज़ अ चॉइस. बट हाँ, तो आप मैश करके देते हो. और हर घर लोग, कुछ लोग बोलते हैं हमें अन्नप्राशन ही करना है, तो वो चावल से शुरू करते हैं, मूंग की दाल से कुछ लोग शुरू करते हैं. मेरे को फ्रूट्स एंड वेजीज से शुरू करना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है. एक तो फाइबर होता है, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे कॉन्स्टिपेट होते हैं, तो फाइबर रिच होता है, एक्सेप्टेंस बेटर होता है, और मतलब उसको वो करना, खिलाना भी थोड़ा आसान होता है कि बच्चा खुद भी, कुछ लोग बेबी लेड वीनिंग करते हैं तो अपने हाथ से उठा के भी बच्चा खा सकता है. सो ओवरऑल कोई केस टू केस बेसिस. बट ये जो हमारे माइलस्टोन्स है कि हैंड आई हैंड माउथ कोऑर्डिनेशन है, नेक कंट्रोल पूरा है कि खाना मुंह में जाए तो गर्दन घुचुक नहीं हो जाए, और इंटरेस्ट है सॉलिड्स में, ये माइलस्टोन्स देखते हुए, एंड देन एज क्लोज टू 6 कंप्लीटेड मंथ्स एज पॉसिबल. कुछ लोग 5-10 दिन आगे पीछे भी करते हैं, दैट इज़ ओके. बट ये माइलस्टोन्स हैं तो हम सॉलिड शुरू करते हैं, और फिर धीरे धीरे पहले सिंगल इंग्रेडिएंट, सिंगल डे. आजकल हम बहुत केयरफुल हो गए, एलर्जीज़ नहीं हो. एलर्जीज़ बढ़ भी रही हैं तो आई डोंट ब्लेम द पेरेंट्स, बट ओवर भी प्रोटेक्टिव नहीं होना. बच्चे को ऑफ़र करना शुरू करते हैं, बच्चा खुद डिसाइड करता है कि मेरे को 1 चम्मच खाना है कि मेरे को 5 चम्मच खाना है. एक ही मील हम देते हैं 1 हफ्ते तक, उसके गट को एडजस्ट करने का समय देते हैं. और फिर जैसे जैसे बच्चे का तुमको लगता है कि हाँ सेट हो गया, एक्सेप्ट कर रहा है, फिर हम 2 मील्स कर देते हैं 6.5 पे, या सेकेंड वीक में जब भी आप शुरू करो. स्लो एंड स्टेडी यू इंक्रीज इट और यू पैन आउट. धीरे धीरे पहले हम फ्रूट्स एंड वेजीज इंट्रोड्यूस करते हैं, सीजनल जो भी आ रहा है, फिर हम सीरियल्स इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर हम उनको मिक्स करना शुरू करते हैं कि अगर चावल भी बनाया है तो उसके अंदर भी मैंने आलू मैश कर दिया, या फिर मैंने अगर ओट्स खिलाया था तो मैंने उसके अंदर केला मैश कर दिया. सो यू मिक्स एंड मैच थिंग्स एंड देन मेक मील्स आउट ऑफ सिंगल इंग्रेडिएंट्स.
1 महीने का गाइडेंस लगता है, उसके बाद तो तुम प्रो हो जाते हो कि जो घर पे बना है मैं इसको ऐसे ऐसे करके बच्चे को खिलाती हूँ बस। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बट वो इनिशियल थोड़ा सा वो लगता है कि आई वांट टू डू इट परफेक्ट। होता है क्या है ना, शुरू के 6 महीने में तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं थी, ब्रेस्ट फीडिंग हाथ में नहीं था, कुछ कुछ चीज़ों का हमें रिग्रेट रहता है, गिल्ट रहता है। तो जब सॉलिड शुरू करने की बात आती है ना, यू वांट टू डू इट परफेक्ट, तो बट इट्स ओके, दैट्स ऑल्सो वेरी ईजी। उसको बहुत बड़ा नहीं बनाओ दिमाग में, और स्टे एज क्लोज टू नेचर एज पॉसिबल। ठीक है, बच्चे को खुद डिसाइड करने दो उसको कितना खाना है, तुम टेंशन मत लो। Everything will fall in. Yes. Introducing solids is like खाना देना या मील देना is like introducing a new game to your kid. ठीक है, दुद्धू is still the main क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, दुद्धू still stays the main source of nutrition. 50 to 60% न्यूट्रिशन अभी भी दुद्धू से आ रहा है, बट खाना अब इंट्रोड्यूस कर दिया है हमने, और उसकी एनर्जी प्लेफुल ही रहनी है, वो गेम वाली ही रहनी है। जब तुम फोर्सफुल हो जाते हो, बच्चे खाना बंद कर देते हैं। करेक्ट। सो डॉक्टर, इस फेज में टीदिंग भी स्टार्ट हो जाती है? हाँ, 4 मंथ से शुरू हो जाता है टीदिंग। And how does a parent go about it? How do they soothe the nothing, baby? I think teething is so overrated. लोग टीदिंग को ढूंढते रहते हैं और टीदिंग के सॉल्यूशंस ढूंढते रहते हैं। टीदिंग बहुत ही नेचुरल है। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं, हाथ मुंह में डाल रहा है, कपड़ा मुंह में डाल रहा है, बहुत ड्रूल कर रहा है, ठीक है, नाक रगड़ता है, आंखें रगड़ता है, ड्रूल रैश आ जाता है, ये सारे साइंस है टीदिंग के। उगता हुआ कब दिखेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट टीदिंग, इट इज़ द होल ओरोमोटर डेवलपमेंट। तो बहुत कुछ हो रहा है मुंह में, तो कभी वो हाथ डालेगा, कपड़ा। अब तुम टीदर्स देना चाहते हो, ठीक है, दे दो, प्लास्टिक के अलावा जो मर्जी दे दो, बट नेचर ने उसको टीदर दे के भेजा है, वो हाथ खाता है अपना। ठीक है, वो ड्रूल कर रहा है, ड्रूलिंग ज़रूरी है, क्योंकि सलाइवा आएगा तभी। एक तो वो सलाइवा आने का मतलब है गट इज़ गेटिंग रेडी टू रिसीव सॉलिड्स। तो जब हम 6 महीने पे खिलाते हैं, उससे 2-3 महीने पहले ही सलाइवा आना शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वो खाने को सॉफ्ट भी करेगा, उसको नीचे गटकने में भी हेल्प करेगा। तो हर चीज़ का रोल होता है। जब हमको लगता है कि इसको मुझे ठीक करना है, दैट इज़ व्हेन यू थिंक कि मैं क्या कर दूं। टीदिंग को कुछ ठीक नहीं करना है, सब ठीक ही होता है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको टीदिंग में कोई सच में जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, लाइक हार्डली 1 to 2% ऑफ देम। Oh, it's not a big concern. इट इज़ नॉट मतलब तुम अगर वहाँ से दिमाग हटा दो ना, और तुम उसके पीछे, जैसे मेरा बच्चा रो रहा है, मेरे बच्चे को डायरिया हो गया, मेरे बच्चे को जुकाम खांसी हो गया, अब लोग बोलते हैं अरे दांत आ रहा है ना इसलिए, दांत आ रहा है ना इसलिए दवाई दे दो, आराम से दांत आ जाएंगे। भाई, जो वो बीमार हो रहा है, वो इम्यूनिटी बिल्डिंग है उसका, वो हाथ मुंह में डालता है तो उसको कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस जाएंगे। एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, चलना इंपॉर्टेंट है, वो मोटर माइलस्टोन्स है, बोलना इंपॉर्टेंट है, वो स्पीच कॉग्निशन माइलस्टोन है, बीमार पड़ रहा है, वो इम्यूनिटी बिल्डिंग है, वो भी तो एक फेज़ है ना जो बच्चा जिएगा। हमको लगता है दिस नीड्स फिक्सिंग, बट इट डज नॉट। It does not. हाँ, But is there a timeline to it कि इस एज 4 मंथ से 15 मंथ्स तक कभी भी पहला दांत आ सकता है। ठीक है, तो जिनका 1 साल तक नहीं आता उनको ये लगता है कि हम लेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। सो 4 मंथ्स to 15 मंथ्स तक कभी भी दांत आता है, और फिर उसके बाद जिस मर्जी, कभी 3-4 एक साथ आ जाते हैं, कभी नीचे का आ गया, कभी ऊपर का आ गया, जैसे मर्जी आए। फाइनली 2 से 2.5 साल या 2 से 3 साल के बीच में 20 दांत आ जाते हैं बच्चे के। दैट इज़ द होल सेट फॉर अ बेबी, फॉर अ चाइल्ड, 20 teeth. Okay. And इसी में how does the timeline for crawling and walking go? क्रॉलिंग बच्चा 6 मंथ से या 9 मंथ से 15 मंथ्स तक कभी भी कर सकता है। वॉकिंग कम्स अराउंड 9 मंथ्स to 18 मंथ्स, तो काफ़ी बड़ा वो है, मतलब रेंज है। कोई भी बच्चा कभी भी वॉक करता है, चलता है। हमें ये होता है कि 6 महीने का होते ही हम पूछने लग जाते हैं क्रॉल नहीं कर रहा, बट दैट्स अ ह्यूज। कुछ बच्चे होते हैं जो क्रॉल करते ही नहीं, और डायरेक्टली पुल टू स्टैंड एंड दे स्टार्ट वॉकिंग। सो दैट इज़ ऑल्सो ओके, एज लॉन्ग एज बच्चा अपने रेंज में माइलस्टोन्स शो करता है, वी आर फाइन। बस मैं बोलती हूँ 6 मंथ्स के बाद आप, जैसे 6 मंथ से पहले हम टमी टाइम बहुत बोलते हैं करने के लिए एज एन एक्टिविटी, 6 मंथ्स के बाद आप उसको ज़मीन पे छोड़ो। फ्लोर टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, आपको कुछ भी नहीं करना उसके बाद। वो क्रॉल भी खुद करते हैं, वो वॉक भी खुद करते हैं, वो चीज़ें एक्सप्लोर भी खुद करते हैं, अपना फाइन मोटर और अपना मोटर जो मतलब मेन है, सारे माइलस्टोन्स खुद रोल होते हैं। बस बच्चे को ज़मीन पे सेफ एनवायरनमेंट में छोड़ना है, दैट्स इट। Okay. And any other health problems after the kid turns 6 that we should be cautious of? Any other health So related when we issues? start solids, mostly it is the gut, क्योंकि गट में बहुत रीअरेंजमेंट्स हो रहे होते हैं। तो यू विल सी रेनबो ऑफ पूप नाउ,
तो जो भी Oh, खाता है वो oh दिख सकता है man. पॉटी में, कभी वो येलो होता है, कभी वो ग्रीन होता है, कभी वो ब्राउन हो गया, कभी वो ब्लूबेरी से ब्लू हो गया, कभी स्पिनच से बिल्कुल ग्रीन हो गया. सो Maybe यू it's clearly सी. showing मम्मा आज आपने ये खिलाया था हाँ, मुझे. एग्जैक्टली. सो एवरीथिंग इज हाँ. नॉर्मल एज लॉन्ग एज इट इज सॉफ्ट एंड देर इज नो ब्लड. तो ब्लड यूजली इन्फेक्शन का साइन होता है या बहुत ही गंदा कॉन्स्टिपेशन का साइन होता है. तो हार्ड पूप इज़ अ रेड फ्लैग एंड ब्लड इन स्टूल इज़ अ डेफिनेट रेड फ्लैग. अदर देन दैट एवरीथिंग इज़ फाइन. यूजली इस एज में बच्चा कुछ ना कुछ इन्फेक्शंस पकड़ते रहता है, बट वो भी मतलब अगर बच्चा प्लेफुल एक्टिव है, सुसु कर रहा है, दूध पी रहा है और इन बिटवीन फीवर स्पाइक्स प्लेफुल है, तो वी आर फाइन विद इट. जस्ट स्टे अंडर योर लोकल डॉक्टर्स फॉलो अप. बट वो इंपॉर्टेंट है, वो इम्यूनिटी बिल्डिंग है, वो होना चाहिए. किसी को नहीं हुआ है तो स्ट्रेस मत लेना. मतलब फिर पता है कुछ भी बोलो उसके बाद वो आता है कि मैम मेरे बच्चे को अभी तक इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. नहीं, वो भी ठीक है. अच्छा है, प्लेफुल चाइल्ड है और क्या. हाँ, ब्लेस्ड. एग्जैक्टली. स्लीप साइकिल, पेरेंट्स की तो स्लीप बिगड़ ही जाती है. एंड ऑब्वियसली जो भी आपने पॉइंट्स बोले, वो स्लीप साइकिल अफेक्ट हो गई है इसलिए भी वो इम्पैक्ट आ रहा है, मूड स्विंग्स आ रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली बोथ द पेरेंट्स इन सम वे आर प्रॉब्ली नॉट एबल टू गेट इनफ स्लीप. But after the child turns 6 months, we hear about sleep training a lot. So what is your view on sleep training? I do not like the idea of making a 6-month-old or even a 2-year-old cry. ठीक है, कि तुम खुद से सो जाओ. मैं बहुत क्लियरली कोई भी अगर अब तो मतलब यूजली आई गेट इन टच विद पीपल आफ्टर देव हैड द बेबी. बट अगर कोई मुझसे बात करता है तो मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ हैव अ किड ओनली इफ़ यू हैव 2 years ऑफ योर लाइफ. तुम रेडी हो मेंटली फिजिकली कि मैं 2 साल का इन्वेस्टमेंट इस नन्ही सी जान को देना चाहती हूँ. बच्चे को 2 साल तक वो रात की दिन की हर मोमेंट की इन्वेस्टमेंट लगती है. बच्चा आपका प्रायोरिटी होगा. बट इस एज पे इतना इमैच्योर होता है कि उसको ये बोलना कि तुमको जब हेल्प चाहिए रो और अपनी हेल्प खुद करो, हम नहीं आ सकते, वो मेरी समझ के बाहर है. क्योंकि जितनी साइकोलॉजी मैंने बच्चे की पढ़ी है, दे जस्ट नॉट रेडी फॉर इट. इफ़ यू आर गिविंग एक 6 महीने के बच्चे को ये मैसेज कि आई विल नॉट बी देयर फॉर यू, 6 साल के बच्चे को तो आप वैसे भी नहीं चाहिए. समझ रहे हो. तरीके हैं जेंटल स्लीप रूटीन्स वर्कआउट करने के जहाँ बच्चे को नहीं रुलाना पड़ता. वो बहुत मुश्किल होता है, उसमें आपको अपनी लाइफ चेंज करनी पड़ती है. मैं बहुत स्लीप वाले वर्कशॉप्स लेती हूँ जिसमें हम बात करते हैं कि बच्चे की इस उम्र पे क्या प्रॉब्लम है, क्यों घंटे घंटे में उठ रहा है, क्यों वो अपनी स्लीप ब्रिज नहीं कर पा रहा है, और फिर हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं सो दैट द वेकिंग्स कम टू अ मिनिमम, बेयर मिनिमम. पर वो भी 2 से 3 बार तो बच्चा रात में उठता है क्योंकि उसको खुद से सोना ही नहीं आता है. अभी वो 2 से 3 साल के बीच में कभी भी जैसे डेवलपमेंट है मोटर का, स्पीच का, कॉग्निशन का, वैसे ही स्लीप का भी डेवलपमेंटल फ्लो होता है. तो उम्र के हिसाब से कैसे 45 डेज़ के बच्चे को दिन रात नहीं पता. फर्स्ट स्टेप है सर्केडियन रिदम 3 months तक बनता है. उसके बाद ये 4 to 6 months में स्लीप रिग्रेशन हम बोलते हैं कि स्लीप साइकिल्स में बच्चा मूव करने लगता है. धीरे धीरे इन स्लीप साइकिल्स को कुछ खुद से ब्रिज करना सीखता है, कुछ आपसे हेल्प मांगता है. तो रात में 2 घंटे में, फिर 3 घंटे में, फिर 4 घंटे में वेकिंग्स आती हैं. सर्केडियन रिदम बन जाती है तो रात में लंबे लंबे स्ट्रेचेस सोने लगता है. अर्ली मॉर्निंग के टाइम घंटे घंटे में फिर से उठने लगता है. बट वो सारी चीज़ें अब जैसे मैंने कोई स्लीप ट्रेन नहीं किया, पर 40 डेज़ की देवी थी तब से मैं काम कर रही हूँ. तो मैंने अपनी सिचुएशन के हिसाब से सिस्टम बनाया है कि सुबह 7 बजे अपनी बड़ी बेटी को स्कूल भेज के देवी को मैं देती हूँ अपने हस्बैंड को और निकालती हूँ कमरे से बाहर कि अब आप दोनों जाओ, दूसरे कमरे में सोना है, खेलना है, जो मर्जी करो. मैं अपना 2-3 घंटे का स्ट्रेच लेती हूँ, 10 बजे उठती हूँ और मेरा दिन 10 बजे से शुरू होता है. तो मेरी भी नींद हुई. शुरू में जब बहुत डिमांडिंग होता है बच्चा, कभी भी दूध मांग सकता है, कभी भी मैं शेड्यूल नहीं बना सकती, तब जैसे ही बच्चा उठता है आप ही उठो. जब बच्चा सो रहा है अपने पास लेके सो. आपकी स्मेल से बच्चा बहुत लंबा सोता है. Okay. तो वो 3 घंटे सोई और मुझे भी 3 घंटे की नींद मिली. नहा धो के मालिश करके बच्चे लंबा सोते हैं, तब उसको साथ में लेके सोती थी. वो लंबी सोती थी, मैं भी 3 घंटे सोती थी. तो मैं 4 बजे आई वुड बी रेडी टू फेस द वर्ल्ड. ठीक है. तो अपनी उम्र और बच्चे की उम्र के हिसाब से हम चेंज करते हैं कि कैसे क्या पैटर्न होना चाहिए जिससे माँ फुल्ली या टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी फंक्शनेबल, कोई वर्ड होता है क्या, मतलब शी इज़ एबल टू फंक्शन वेल, और बच्चे का भी आप
साइकोलॉजी के अगेंस्ट जाके या उसको कोई भी हार्मफुल मैसेज उसके दिमाग को दिए बिना उसकी भी नींद ठीक हो रही है और आपकी भी. देयर आर वेज टू वर्क इट आउट, बट देन यू हैव टू हैव अ गुड रूटीन. यू कांट कम एट 11 एंड देन प्ले विद योर किड टिल 2-3 बजे एंड देन बेबी स्लीप्स एट 2. देन द बेबी विल नॉट हैव एनी स्लीप साइकिल. बच्चे का सर्केडियन रिदम के हिसाब से रूटीन होना चाहिए. बच्चा जब उठता है तो उसको सेल्फ सूद करने का मौका मिलना चाहिए, नहीं तो आप दूध भी पिलाते हो. फीड टू स्लीप एसोसिएशन के अराउंड इतना नॉनसेंस है सोशल मीडिया पे कि इसको छुड़ा दो, इसको छुड़ा दो. सबसे नेचुरल स्लीप एसोसिएशन है जो नेचर ने बनाया है. शायद इसीलिए 2.5 साल तक दूध आता भी है कि तब तक बच्चा बार बार बीमार पड़ता है. तब तक ही बच्चे को फीड टू स्लीप या सोने में हेल्प लगती है. और सबसे ईजी है, आपको ना बेड से उठना पड़ता, आपको करवट भी नहीं लेनी पड़ती. बच्चा आता है, दूध पीता है, सो जाता है. होता क्या है, जब हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि ये तो गलत है, हम उसको छुड़ाने की कोशिश करते रहते हैं. हर महीने करते रहते हैं, शायद छूट जाए, शायद छूट जाए. हाफ हार्टेड अटेम्प्ट्स, हाफ हार्टेड हम बच्चे को सिग्नल्स, मिक्स सिग्नल्स भेजते रहते हैं कि दूध मत पी. दूध उसके लिए सपोर्ट सिस्टम है. जब आप उसका सपोर्ट सिस्टम हटाओगे वो इनसिक्योर होता है, वो और सीख करता है. उसको तो ये पता नहीं ना मम्मी दूध से परेशान है, उसको तो बस ये समझ आता है कि नेगेटिव एनर्जी आ रही है, लेट्स सीक माई सपोर्ट. व्हाट इज़ द सपोर्ट? मम्मा और मम्माज दुद्धू. माँ को लगता है तो और चिपक गया मेरे ऊपर, तो इसको एडिक्शन होते जा रही है दूध की. इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी. द मोमेंट यू लेट गो कि तेरे को भाई जितना दूध पीना है पी, वो हफ्ते बाद उसको दूध नहीं चाहिए होता है. तो ये काउंसलिंग लगती है मदर्स को. 2 साल तक स्टेजेस आती हैं जब आपको फोमो होता है, पीयर प्रेशर होता है. उसका बच्चा रात भर सो रहा है, मेरा क्यों नहीं सो रहा है? भाई उसका 1 महीने पहले तक नहीं सो रहा था और हो सकता है अगले महीने उसका भी ना सोने लगे. ठीक है, तो वो हर बच्चे का टाइमलाइन अलग है, तो आप बिल्कुल भी किसी से कंपेयर नहीं करो. ठीक है, और बच्चा कुछ भी करता है उसके पीछे कोई रीज़न होता है. वो ऐसे ही आपकी हेल्प नहीं मांग रहा है. इस टाइम जितना सेंस ऑफ सिक्योरिटी हम अपने बच्चे को देते हैं उतना ही फ्यूचर में ज़्यादा कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बिहेवियर्स बच्चा दिखाता है. बिकॉज यू हैव नरिश्ड, आपने अच्छे से सींचा है उसको 2 साल तक. करेक्ट. ठीक है, सो नेवर फील कि तुमने जो दूध पिलाया वो वेस्ट हुआ है या तुम जो रात में उठे हो वेस्ट हुआ है. आई सी इट इन माई डॉटर हु 7 years ओल्ड नाउ. मैं 4-4 दिन 7-7 दिन मैं काम के लिए अगर बाहर जाती हूँ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोविड में शी वॉज मतलब 2 साल से कुछ महीने छोटी थी और उसको मैं दिल्ली में तब मैमसी में काम कर रही थी. तो दिल्ली का लार्जेस्ट कोविड हॉस्पिटल था लोकनायक हॉस्पिटल. आई वॉज पुट इनटू ICU पिकू. तो हम ड्यूटी करते थे 24 घंटे और फिर मतलब 1 हफ्ता ड्यूटी करते थे और फिर 1 हफ्ता क्वारंटीन, घर पे आना ही नहीं. वो 20 months के बच्चे को माँ नहीं मिली 3 महीने. एंड शी डिड सो वेल. कौन दुद्धू, कौन मम्मी नानी के साथ हक करके सो जाती थी. तो बच्चे का माँ के साथ स्लीप एसोसिएशन अलग हो सकता है, बाकी लोगों के साथ अलग हो सकता है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं. अब आज मैं सुबह 6 बजे से निकली हुई हूँ यहाँ आने के लिए, मैं रात में शायद 10 बजे तक, वो क्या दिन में सोएगी नहीं, वो सोएगी. वो जो भी केयर गिवर है उसका वहाँ पे उसके साथ हक करके. तो बच्चे बहुत अच्छे से अडेप्ट करते हैं. बस आपकी एनर्जीज ठीक होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो आपको ढूंढते रहेंगे सारे टाइम. वेरी आई थिंक स्लीप ट्रेनिंग मेरे को पसंद नहीं बिल्कुल भी. मेरे बच्चों को रुलाना मुझे नहीं पसंद, अननेसेसरी. ठीक है, मुझे मम्मियों का ख्याल रखना. सो ये लोग बोलते हैं कि माँ की मेंटल हेल्थ भी तो ज़रूरी है, माँ की नींद भी तो ज़रूरी है. तो मैं ये बोलती हूँ कि मुझे अपनी मम्मियों को अदरवाइज सुलाना और मेंटल हेल्थ ठीक करना आता है. उसके लिए मुझे अपने बच्चों को रुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. एज सिंपल एज दैट. Let's move to the fun and informative segment, raise the flag segment. So कुछ नहीं करना. I will share a few statements and you have to tell whether they are red flag or green flag. Giving kids a little salt or sugar once in a while is harmless. सो बेसिकली फर्स्ट बर्थडे तक अवॉइड एडेड सॉल्ट. सेकेंड बर्थडे तक अवॉइड शुगर्स इन द सेंस प्रोसेस्ड शुगर. नेचर से जो आ रहा है उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बेसिकली ये दोनों ही चीज़ें हम क्यों करते हैं, क्योंकि ये समय है जब बच्चे के टेस्ट बड्स या प्रेफरेंसेस बन रहे हैं. तो अभी अगर हम इन चीज़ों को रोकते हैं, हम बच्चे का न्यूट्रल टेस्ट ही डेवलप करते हैं, तो फ्यूचर में जंक फूड की तरफ नहीं जाएगा, जो कि अब हर जगह है. मतलब मेरे फ़ोन में भी है, आई कैन ब्लिंक इट नो. तो हर जगह जंक फूड है. तो हमें मेरे बच्चे का ही टेस्ट बड्स ऐसे बनाने हैं कि अब जब वो स्कूल जाती है, बाहर जाती है, वो खुद ही पसंद ना करे जंक फूड
और वो नेचुरल न्यूट्रल जो टेस्ट है उनको प्रेफर करें। तो जब हम बोलते हैं नो सॉल्ट एंड शुगर, उसका मायने समझना ज़रूरी है। इट इज़ नॉट कि हम बच्चे को ब्लैंड खाना देते हैं, ठीक है। आप जब शुगर बोल रहे हो, आप केला दे दो ना, रेजिन्स डाल दो, डेट्स डाल दो, फिग्स डाल दो। नेचर ने जहाँ भी शुगर दिया है वहाँ पे फाइबर साथ में होता है, तो जो फाइबर और शुगर साथ में गट में घूमता है तो उसकी पीक्स नहीं आते हैं, वो प्लेटू की तरह अब्जॉर्ब होता है। सो वो आप बच्चे के डाइट में बिल्कुल डालो। और मैं तो बोलती हूँ बच्चे हमारी दुनिया में आते हैं हमें सुधारने, आप भी सुधर जाओ ना। आप भी वो नेचुरल शुगर के जो ऑप्शंस है वो यूज़ करो, तो आपको बोझ नहीं लगेगा। लगता क्या है कि क्या काम बढ़ाना है, अब आप यही भी मैं भी मत खा खाओ, लेती हूँ। हाँ, मैं भी यही। तो क्यों नहीं, तुम हेल्दी ऑप्शन क्यों नहीं खा सकते? सिर्फ बच्चे को ही हेल्दी करना, अपना नहीं हेल्दी करना क्या? और सॉल्ट का भी वही फंडा है। सॉल्ट माँ के दूध में भी है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड वो दही में भी है, जिसमें आपने कुछ नहीं डाला है। तो जब हम न्यूट्रल टेस्ट बच्चे का डेवलप करते हैं, ऊपर से हम नमक नहीं डाल रहे हैं, तो जो नॉर्मल खाना है उसका टेस्ट मेरा बच्चा अप्रिशिएट करना सीखता है। तो फ्यूचर में जो हाई सॉल्ट, मतलब मोमोज हो गए, चिप्स हो गए, ये जो हाई सॉल्ट चीज़ें हैं, मैगी में भी बहुत सॉल्ट होता है, इन सब चीज़ों को वो फिर क्रेव नहीं करता है। एग्जैक्टली, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही हर चीज़ का, चावल का, दाल का टेस्ट अप्रिशिएट करना सीखा है। उनको सिर्फ नमक का टेस्ट नहीं पता है, करेक्ट। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जा नहीं रहा है बच्चे के अंदर, वो तो चाहिए सस्टेनेंस के लिए, शुगर्स भी चाहिए, लेकिन वो हम कॉम्प्लेक्स शुगर्स या नेचुरल शुगर्स आप बोलो, और सॉल्ट भी चाहिए, बट वो भी डाइट में उसको मिल जाता है। Newborn hiccups are normal, एब्सोल्युटली, या don't require any treatment. नो ट्रीटमेंट। Green flag. ग्रीन फ्लैग, या Newborn should be put on a fixed feeding schedule from day one. नो। सो आई थिंक दैट नीड्स, रेड फ्लैग भी नहीं है, ग्रीन फ्लैग भी नहीं है, बट जब तक बच्चे का बर्थ वेट अचीव नहीं हो जाता, जैसे मैंने बोला लूज करेगा फिर बर्थ वेट पे आएगा, या 3.5 to 4 kgs का जब तक वो नहीं क्रॉस कर लेता, उसके बाद इट गोज एडलिब, मतलब एडलिब एज एंड व्हेन डिमांड। उससे पहले, मतलब शुरू के 15 दिन प्रॉबेबली यू विल हैव टू पुट इन 2 से 3 घंटे में दूध पिलाना है, बट जैसे ही इनका वेट, बर्थ वेट क्रॉस होता है, रिलैक्स, जब मांगेगा पिलाओ, आधे घंटे में मांगे तो भी पिला सकते हैं, 4 घंटे सो जाए तो भी कोई बात नहीं। Okay, then you need a fixed feeding schedule. But in the initial 15 days, no fixed feeding schedule. इनिशियल 15 डेज में है शेड्यूल कि हर 2 से 3 okay. घंटे में देना है। एक बार वेट गेन हो गया तो वो खुद ही मांग लेता है, तो तब कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। It is normal for a baby to cry every evening for no clear reason. यस, दैट इज़ नॉर्मल। सो आई थिंक एज अप्रोप्रिएट हो जाएगा। विचिंग आर हम बोलते हैं, 4 to 6 वीक्स के बीच में जो बच्चा रोना शुरू करता है, दैट इज़ एक्चुअली अ टाइम वेयर शाम तक आते आते बच्चा थोड़ा ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। दे नीड चेंज ऑफ एनर्जी। दिस इज़ ऑल्सो द टाइम सर्केडियन रिदम इज़ ऑल्सो गेटिंग बिल्ट। तभी स्पेसिफिक टाइम ऑफ द डे है कि वो रिएक्ट करते हैं। बट बहुत अच्छा होता है कि तुम उसको लेके निकल जाओ। तो मैं मदर्स को बोलती हूँ, ये बोर हो गया है कमरे में रह के, तुम बाहर निकाला करो इसको शाम को। तो विचिंग आर का सबसे अच्छा सोल्यूशन है टेकिंग देम आउट, बट दैट इज़ नॉर्मल एंड इट इज़ जस्ट अ फेज, 1-2 हफ्ते फिर सेटल हो जाता है। Waking up every 1 to 2 hours in the first month is normal for babies. एब्सोल्युटली, दे नीड टू डू इट। नो, नहीं करेंगे, तुम्हारा दूध बार बार नहीं मांगेंगे, ब्रेस्ट स्टिमुलेट नहीं करेंगे, तो दूध कैसे आएगा? तो इनिशियल इतना स्टिमुलस लगता है, तभी होता है कि फिर बाद में 4-4, 6-6 घंटे भी अगर मम्मी नहीं है तो भी दूध कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो वो इनिशियल मेहनत है, वो बच्चा कर रहा है हमारे लिए। Holding the baby too much will spoil the child and create bad habits. Oh my God! मतलब ये रेड फ्लैग से भी मरून फ्लैग, ब्लैक फ्लैग कुछ होता है क्या? यार तुम अपने बच्चे को नहीं उठाओगे तो किसके बच्चे को उठाओगे? तुमने बच्चा क्यों पैदा किया है? My God! मत उठाओ। मैंने दूसरा इसीलिए पैदा किया है कि मैं पहले वाले को आई वॉज टू बिजी पढ़ाई कर रही थी मैं, कि मैं उसको उठाना भूल गई थी। तो अब मैं दूसरा बच्चा पैदा किया कि मेरे को उसको चिपक के रखना है। तो प्लीज़ होल्ड देम एज मच एज यू वांट टू। टच रेगुलेट्स देयर नर्वस सिस्टम, गिव्स देम सो मच ऑफ हैप्पी एनर्जी कि वो फ्यूचर में इंडिपेंडेंट होते हैं और कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स बनते हैं। अभी नहीं पकड़ोगे तो कभी नहीं यार, ये कार्ड फेंक देना। Solid red flag. हाँ, ये हटा yes. दो, ये वाला हटा दो, ये हटाई दो। Good. You don't need this information. You hold your one as much as you want. Yeah. One should never put any oil in a baby's navel or ears. ओके, सो ईयर्स नो, ईयर्स में ऑलरेडी नेचर ने बहुत सारा ऑयल नहीं बोलना चाहिए, वो अपना जो वैक्स है वो बहुत सारा दिया है।
प्रोटेक्टिव है वो, उसको साफ भी नहीं करना होता, वहाँ पे ऑयल डालने की भी ज़रूरत नहीं है। नेवल में छोटे बच्चे को कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद से हील करता है। बल्कि जब आप कुछ डालते हो वहाँ पे, आप फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो वहाँ पे जो सेल्फ हीलिंग है वो ख़राब हो सकती है, वो रुक सकती है, या जैसे आप डाल रहे हो उससे भी कुछ इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सकता है। सो कहीं भी नाक में, कान में, नेवल में, जेनिटेलिया में कहीं ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। नेचर को जहाँ पर भी ऑयल देना है वहाँ उसने ग्लैंड्स बनाए हैं, ओके, ठीक है, वहाँ पे अपने ग्लैंड्स हैं, वहाँ से खुद से छोटा छोटा चीज़ें सिक्रीट होती हैं, जहाँ पे ऑयल मतलब मॉइस्चराइजेशन चाहिए, मॉइस्चर आ रहा होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अपना अलग फेरोमोन्स स्मेल भी होती है। तभी जेनिटेलिया की स्मेल अलग होती है, कान का अगर वैक्स निकालोगे तो उसकी स्मेल अलग होती है। नेचर ने तुम्हारे सारे काम किए हैं, तुम अपने काम मत बढ़ाओ, बल्कि उससे फिर डॉक्टर का काम बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ठीक करना पड़ता है। So green flag, no oil. No oil, oil. It's okay to put kajal on a baby to protect them from बुरी नज़र. माँ को लगा दो यार, तो माँ को पैर पे, हाथ पे, माथे पे, हर जगह लगा दो। वो माँ और बच्चा सेम होता है। मेरे लिए मम्मी बेबी डायट है ना 2 साल तक, माँ को तुम नज़र से बचाते रहो, बच्चा अपने आप प्रोटेक्टेड रहेगा। माँ खुश, बेबी खुश. Yes. No बुरी नज़र. यस। Only soft and properly washed clothes should be worn by a baby. यस, तो सॉफ्ट बिल्कुल, कॉटन टू स्किन आइडली, और साफ़ होना चाहिए, क्योंकि कहाँ से भी आ रहा है, क्या किस किस हाथ ने टच किया है, तो धुल के, पानी से निकल के, धूप में सन ड्राई होके ही बच्चे को पहनाने चाहिए। Talcum powder can cause choking in newborns and should be totally avoided. या Green flag. ग्रीन फ्लैग, या Totally avoided. बिल्कुल। Before we wrap up today's episode, I would like to leave the viewers with a very interesting insight. So, according to India's National Family Health Survey, almost 2/3 of India's infants are exclusively breastfed. This is a significant increase from the previous years and a strong sign of growing awareness and informed parenting choices. So happy to hear that. Thanks a lot, Dr. Madhavi. Like, I can't explain how informative this session has been for me. And personally, I've just loved having this conversation with. मी टू। मेरे को तो जैसे ही दिखता है ना सामने वाला या तो माँ है या बनने वाला है, मैं अपनी ओपीडी में टेलीपोर्ट हो जाती हूँ। देन मेरा कंफर्ट जोन आ जाता है, फिर आई फ्लो। I really look forward to staying in touch with you. Yeah, sure, why It not? was a lovely conversation. Thank you so much. Parenting, obviously, बहुत challenging है. This phase of parenting particularly is extremely, extremely challenging. And it is for me as well. And it gives me a lot of panic attacks. But hopefully, we've made this phase slightly easier after today's conversation. Keep following this channel as we move to the next phase of parenting in the next episode. Don't forget to like the show and please, please, उन सबके साथ share कीजिए who you think will benefit from this. Till then, take care of yourselves and enjoy this phase of parenting. Please welcome Shweta Merchant Gandhi, a child psychology expert and NLP master coach. Thank you so much. Let's jump Right in, absolutely.